हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, बढ़िया सर। बहुत दिन बाद दर्शन आए। कौन आया दर्शन मेरे? दर्शन आया क्लास में। दर्शन तो आते हैं ना सर रेगुलर, नहीं आते? अभी दर्शन यू डोंट अटेंड क्लासेस रेगुलरली और व्हाट सर? थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम चल रही है, ओके ओके, समझ गया समझ गया। चलो सर, ओके। तो हम वापस आते हैं, कल कहाँ पे थे? यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट लिटरेचर। लिटरेचर खत्म कर रहा था। तो लिटरेरी ट्रेडिशंस को खत्म करेंगे आज, आर्किटेक्चर और सोसाइटी और बाकी सारे पर्शियल लिटरेचर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है सर। कुछ और बढ़ने के बाद कोई है नहीं ज़्यादा। तो कल के क्लास के अंदर हमने इंडो पर्शियन कल्चर की शुरुआत की थी। एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडो पर्शियन कल्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑथर्स एंड द राइटर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेचर ऑफ पर्शिया और पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया सर, ठीक है? उसमें हमने हसन निजामी की बात की थी सर, ओके। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हिज राइटिंग्स एंड इंप्लिकेशंस कि कैसे हुआ। उसके बाद हमने मिनहाज सिराज की बात की थी सर, ठीक है, समझे? तो इन्होंने क्या लिखा है, बेसिकली कंटिन्यूटी में लिखा था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी हैड आल्सो डिस्कस्ड द रोल ऑफ आमिर खुसरो सर, है ना, समझे? कि आमिर खुसरो साहब ने क्या लिखा और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ही वाज अ पोएट बट हिज पोएट्री आल्सो कंसिस्टेड ऑफ हिस्ट्री सर। इसके लिए क्वेश्चन जो है वो इसके साथ आए। और उसके बाद हमने ज़ियाउद्दीन बारनी के बारे में समझा कि कैसे ज़ियाउद्दीन बारनी या बरानी बेसिकली बताते हैं हमें दी हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। ओके, एक्चुअली ये चार ही मेन है। बाकी आप देखोगे इसामी है, ठक्कर पेरू है, अफीफी है सर, है ना, समझे? ये सबके सब ऑथर्स जो है दे आर मतलब पासिंग बाय। पासिंग बाय का मतलब ये है कि उनके ऊपर से स्पेसिफिक सवाल नहीं आता है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के गोल-गोल मतलब इनके ही इर्द-गिर्द पूछा जाता है। तो हमने अगर इसकी इंफॉर्मेशन ले ली है, मतलब वी हैव गॉट इनफ मसाला टू कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स आंसर, तो इनफ हो जाएगा सर, ठीक है? इसमें एक जो टॉपिक है वो है अरबिक हिस्टोग्राफी के अंदर से आगे ऐड होता है। वही इब्न बतूता का, जहाँ से हम लोग कल शुरू किए थे और मतलब कल खत्म किए थे और आज उनको वहाँ से शुरू करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड आउट कि व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न बतूता, बगल में जूता कैसे करता है सर, ओके। सो वी विल सी दैट बतूता क्या लिखते हैं भारत के बारे में और उनकी खासियत क्या है विद रिस्पेक्ट टू हिज राइटिंग्स अबाउट इंडिया, हिज अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट इंडिया एंड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड अबाउट इंडिया सर, ठीक है? तो देखिए अरबिक हिस्टोग्राफी का फिर से रिवाइवल हुआ। रिवाइवल होने का मतलब ये है कि मूलतः से इंडिजिनस अरबिक हिस्टोग्राफी ये नहीं थी सर, ओके। क्यों नहीं थी? क्योंकि बतूता नेवर बिलॉन्ग टू द कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर किंग ऑफ इंडिया सर, ओके। सो ही वाज मोर ऑफ अ ट्रैवलर, राइट, है ना? कि वो आया था ट्रैवल करने के लिए, मतलब ट्रैवलॉग लिखा था उसने और ट्रैवलॉग के अंतर्गत वो जिस तरह से लिख रहा था उसमें उसने मोरक्को से लेके वेस्ट एशिया से लेके सेंट्रल एशिया और उसके जितने भी अनुभव थे वो सब उसने कैद किए हैं सर, ओके। तो जो सेटिंग में लिखा गया है ना, सेटिंग का मतलब ये है कि भाई हम जब समझते हैं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, तो कॉन्टेक्स्ट वाज नेवर विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री। जैसे बारनी ने लिखा है या आमिर खुसरो ने लिखा है या इवन मिन्हाज सिराज ने लिखा है या निजामी ने लिखा है सर, ठीक है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हमें ये चीज समझ में चाहिए कि भाई बतूता की राइटिंग्स में अपनी खुद की इनहेरेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स भी होगी सर, है ना? देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स विद इन दी राइटिंग्स ऑफ इब्न बतूता कि भाई देखिए वो जो लिख रहे होंगे उसमें कहीं-कहीं त्रुटियां होगी, कुछ-कुछ बातें ऐसी होगी जो उन्होंने लिखी ना हो या हाइलाइट ना की हो, वो भी हो सकता है सर, ठीक है? तो वी नीड टू सी दिस पोर्शंस एज़ वेल बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि भाई देखो इनकी जो राइटिंग है वो कितनी हद तक उचित होगी सर, समझे? तो इब्न बतूता ने रुहेला करके किताब लिखी थी, किताबुल रुहेला सर, ओके। और स्टोरी इनकी ये होती है कि ये मोरक्को से निकले थे सर, ओके। और मूलतः से इनको ऐसा था कि भाई अपने आप को फ्री करना था सर, ओके। तो फ्री करने के चक्कर में मोरक्को से सीरिया गए और फिर आज के वेस्ट एशिया सऊदी जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि भारत की तरफ आएंगे सर, ओके। और भारत में आके करीबन 8 साल रुके हैं। इन दिस 8 इयर्स ही स्टेड इन द कोर्ट ऑफ एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक एंड 1334 से लेके ऑलमोस्ट 1342 43 तक ये रहेंगे। और इस दौर में तुगलक के कोर्ट में उन्होंने क्या-क्या अनुभव किया है उसके बारे में मेंशन किया है। सो ही बिकम अ सोर्स, ऐसा नहीं है कि वो सोर्स के रूप में अधूरे है, पर पूर्ण भी नहीं है सर। मतलब ही इज नॉट कंप्लीट सोर्स टू अंडरस्टैंड द मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसी। एमबीटी को समझने के लिए आपको ज़ियाउद्दीन बारनी से ज़्यादा कोई बड़ा औसत नहीं मिलेगा सर, ओके। क्योंकि सबसे बड़ा कटाक्ष यही करता है ना सर, समझे? तो ज़ियाउद्दीन बारनी जो है उसको ऐसा था कि भाई मैं कैसे भी करके अपना ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो एंटी थियोलॉजिकल पॉलिसीज है उसको मैं कैसे भी करके काउंटर करता रहूँ सर, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये सब चीजें इसके अंदर से इसकी राइटिंग के अंदर से आपको मिलती रहेगी सर, करिंग ऑन, ओके। तो अब आते हैं रुहेला के अंदर, किताबुल रुहेला जो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। हमें इसके अंदर राइटिंग्स में से एक जो सवाल आया था वो आपको इस बार पूछा गया था, इस बार मतलब 2 साल पहले, और वो सीधा-सीधा पूछा गया था कि फीमेल स्लेव्स के बारे में बताइए कि इब्न बतूता ने क्या ऑब्जर्व किया था सर, ठीक है? तो स्लेवरी सिस्टम के ऊपर है। नेक्स्ट टाइम आपको ओवरऑल जनरल ऑब्जर्वेशंस भी पूछी जा सकती है कि इब्न बतूता के द्वारा क्या-क्या ऑब्जर्वेशन किया गया था। अब ऑब्वियस है कि भाई व्यापारी मतलब है ना ट्रेड रूट के थ्रू आया था, तो ऑब्वियस है कि ही विल बी ऑब्जर्विंग अबाउट द ट्रेडिंग पार्ट एज़ वेल, ओके। ही विल बी राइटिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एज़ वेल, ही विल बी राइटिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस एज़ वेल, ओके। ही विल आल्सो बी ऑब्जर्विंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वी कैन से द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज़ सर, समझे? क्योंकि वो अलग-अलग जगह के ऊपर ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करने के कारण वी विल फाइंड कि उसके ऑब्जर्वेशंस के अंदर कुछ-कुछ चीजें हमें ऐसी मिलेगी जो नॉर्मली बाकी सारे ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अधूरी रहती है सर, समझे? तो हम इस तरह से लिखेंगे कि भाई अरबिक हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बतूता की राइटिंग की खुद की इंप्लिकेशन है और ये मूलतः से कोर्ट राइटिंग के रूप में नहीं थी। कोर्ट राइटिंग के रूप में ना होने के कारण उसकी अपनी-अपनी लिमिटेशंस आपको मिलेगी सर, समझ में आया कि नहीं आपको? ओके। तो ही रोट अ बुक कॉल्ड एज़ रिहला व्हिच इज रिटन इन अरबिक, ओके, समझे? इट प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ वेरी रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। सो ही वाज मोर ऑफ अ मोरक्कन ट्रैवलर। ही वाज बोर्न इन टैंजियर। टैंजियर इज इन मोरक्को ओनली एंड मोरक्को में बीच में क्रिकेट खेला जाता था, आपको पता है सर, ठीक है? टोरंटो में क्रिकेट खेली गई थी इंडियन टीम, मोरक्को में जाती थी, शारजाह और यूएई में जैसे हम लोग खेलते थे 90s और 2000s में। तो इवन
इवन मोरक्को के अंदर भी क्रिकेट खेला जाता था। फिर वो मैच फिक्सिंग और बहुत सारे कांड वहाँ पे होते थे, तो फिर आईसीसी ने बंद करवा दिया सर। तो 10 इयर्स में मैच देखी हुई है सर। तो कभी-कभी यूट्यूब या गूगल करिएगा, यू विल फाइंड इंडियन टीम और पाकिस्तान की टीम और आई गेस और भी टीमें थी वहाँ, ट्राई पार्टी सीरीज और ये सब खेल गई थी सर। खैर, सो ही वाज बोर्न इन टैंजियर एंड वहाँ से ही इंडिया की तरफ आता है। एक्चुअली ही बिलॉन्ग टू वेरी थियोलॉजिकल फैमिली सर, है ना? थियोलॉजिकल फैमिली में शरिया जो फॉलो करने वाले जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लीगल जूरिस्प्रूडेंस की जो फैमिली थी, वहाँ से बिलॉन्ग करते थे। तो बिकॉज़ हिज फैमिली वाज एक्सपर्ट इन शरिया लॉ, तो ही हैड रिसीव्ड दैट एट अ थियोलॉजिकल बेसिस एज़ वेल, ओके। बट उसका इब्न बतूता का मानना था कि भई देखो ये स्कॉलस्टिक एजुकेशन तो मेरे को मिल गया है, पर किताबों के बाहर भी एक दुनिया है सर, ठीक है? सो अदर देन बुक्स वी हैव गॉट सम अदर वर्ल्ड एज़ वेल सर, ओके। तो मुझे बुक्स के बाहर जाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर द दुनिया सर, ओके। तो इस तरह से उसने कहा कि भई आई विल एक्सपीरियंस समथिंग सर, ओके। मैं एक्सपीरियंस करके, ट्रैवल करके लोगों से मिलूँगा और उसके बाद अनुभव लूँगा। तो इस तरह से इब्न बतूता की कहानी यहाँ पे शुरू हुई। सो ही ट्रैवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? ही मेट पीपल अराउंड, ओके। इनफैक्ट काज़ी के रूप में भी इसने काम किया। काज़ी के रूप में क्यों काम किया? क्योंकि जब एमबीडी के कोर्ट में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक उसको काज़ी बनाता है। लेटर ऑन इसका एम्बेसडर बना देता है सर, ओके। और कहता है कि एक काम कर, तू मेरे लिए चाइना चला जा सर, ओके। फिर ये चाइना जाके वापस ही नहीं आया, क्योंकि वी विल कम टू नो कि इसको लग रहा था कि भई मैं वापस आऊँगा, फिर से मेरी सर्विस हो जाएगी सर, ओके। सो ही एन्जॉयड मीटिंग पीपल अराउंड, अर्बन पीपल जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से इस तरह से, और सब कुछ चीज़ें उसने ऑब्जर्व की थी सर, गेटिंग ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि एनीथिंग दैट वाज अनफैमिलियर फॉर हिम, ही विल बी ऑब्जर्विंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये फॉरेन ऑथर्स की एक खासियत बड़ी सिग्निफिकेंट रही है कि वैसी चीज़ जो हमारे लिए बड़ी मुंडेन है सर, है ना? डे टू डे वर्क जैसा है कि ये तो होता रहता है। पर विदेशियों के लिए बड़ा नया है सर। जैसे अपना रास्ता क्रॉस करते हैं आज की तारीख के अंदर, तो अपने क्या कोई भी ट्रैफिक में फट करके क्रॉस कर देगा सर। एक गोरा लोग आता है, बेचारा फट जाता है, पाइप फट हो जाता है, मैं ना क्रॉस करूँ, चल भाई चल, चल कुछ नहीं होता, यूँ करके हाथ करने का, गाड़ी बस टेम्पो हाथी सब कुछ रुक जाएगा यहाँ पे सर, ओके। बट फॉर देम भाई आज मैंने भारत में रास्ता क्रॉस कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ के नियम है, नियम ऐसा है कि राइट ऑफ वे पेडेस्ट्रियंस को है। यहाँ अपने यहाँ तो राइट ऑफ वे बड़ी गाड़ी को होता है, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसका अधिकार सर। तो यू विल फाइंड कि अगर बाइक पे जा रहे हो तो आपको गाड़ी वाले को पैसे देना पड़ेगा, गाड़ी पे जा रहे हो तो टेम्पो वाले को, टेम्पो पे जा रहे हो तो ट्रक वाले को, मतलब इस तरह से हमारी हायरार्की है ना सर, ओके। तो गोरे लोगों के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट, तो वो ऑब्जर्व दिस थिंग्स अराउंड, व्लॉग में डालते हैं, अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में डालेंगे, यूट्यूब के सेशंस में डालेंगे कि देखो आज मैंने भारत में रास्ता क्रॉस कर दिया सर, ठीक है? तो बतूता भी ऐसी अनफैमिलियर चीज़ें जो हमारे लिए डे टू डे नॉर्मल थी, वो सब चीज़ें बड़ी कैद करेगा और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है? तो ये निकला था मोरक्को से, एंड फ्रॉम मोरक्को ही केम टू सेंट्रल एशिया सर, है ना? और फिर सेंट्रल एशिया से ही केम टुवर्ड्स इंडिया सर, ओके। तो मतलब कहानी यहाँ से है सर, ओके ना, समझे? सो ही ट्रैवल्ड ऑल दिस प्लेसेस, यहाँ से यूँ गया, फिर यूँ वापस आया, फिर यहाँ से यूँ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर सिंध की तरफ आया सर। सिंध से देन ही डिसाइडेड टू विजिट दिल्ली सर, ठीक है ना, समझे? तो और दिल्ली से फिर ही विजिटेड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ही विजिटेड इवन अप टू बंगाल, वहाँ से श्रीलंका गया, और श्रीलंका से देन ही विल बी गोइंग टू द साउथ ईस्ट एशिया, और फिर वहाँ से चाइना जाता है सर, ओके। तो चाइना जाके विल बी गोइंग बैक वंस अगेन, एंड ही नेवर केम बैक टू इंडिया सर, ठीक। तो इनफैक्ट इब्न बतूता के नाम का एक मॉल है सर, है ना? आप दुबई में जाओगे ना, तो यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड इब्न बतूता मॉल सर। अब पता नहीं अभी चालू है कि बंद है, पर जो गुरुद्वारा है जबल अली के पास, मोस्ट प्रोबेबली जबल अली ही एरिया है, वहाँ नज़दीक में ही वो इब्न बतूता मॉल आया हुआ है सर। खैर, तो ही विल बी ऑब्जर्विंग मेनी थिंग्स, है ना? वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, और उसी की थीम के ऊपर पूरा मॉल है। तो वो मॉल की खासियत ये है कि देयर आर पैविलियंस, है ना? सो ऑल द एरिया अभी ओपन है ना सर, ठीक है? तो काफ़ी साल हो गए मेरे को गए हुए तो। बट वहाँ जितने भी पैविलियंस है थीम वाइज़, कि जहाँ-जहाँ इब्न बतूता गया था, वो थीम का पैविलियन है, वहाँ दुकानें भी वैसी दिखेगी, उसका आर्किटेक्चर भी वैसा है, डिज़ाइन भी वैसा है, और पूरी थीमेटिकली बनाया गया है सर। खैर, तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इब्न बतूता की कहानी रही। भारत के अंदर ये सिंध से आया था सर, ठीक है? सो ही केम फ्रॉम सिंध, एंड देन सिंध से ये उसकी तरफ गया और मुल्तान गया, और फिर वहाँ से ही केम टू दिल्ली, और दिल्ली जब जाता है तो एमबीटी तब साउथ में गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि व्हेन ही एंटर्ड इनटू सिंध, एमबीटी वाज हैविंग सम मिलिटरी कैंपेन्स, ओके। फिर ये दिल्ली गया, तो दिल्ली में भी एमबीटी उस टाइम पे इधर-उधर कहीं बाहर घुमा हुआ था, तो फिर किसी ने एमबीटी को इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मोरक्को से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो सर, ओके। बाकी ये सेंट्रल एशिया भी थोड़ा बहुत घूम के आया था सर, ओके। तो ये प्लेस, ये ट्रैवल प्लेसेस एज़ वेल सर, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि उसने काफ़ी सारी जगह विजिट की थी सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया तक की, और फिर ये जब वापस गया, तो वापस जाके इसको बेसिकली कहा गया कि तुम लिखो अपने मेमोइर्स को सर, ओके। तो कहानी ये है कि इब्न बतूता की राइटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। लिमिटेशन नंबर 1 क्या मिलती है हमें सर, ओके। तो पहली राइटिंग हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ दिस वाज कंपाइल्ड एज़ अ पार्ट ऑफ मेमोइर्स, ओके। एंड दिस मेमोइर्स वर कंपाइल्ड व्हेन ही वेंट बैक, दैट हिज लोकल स्टोरीज मस्ट बी लोकेटेड, ओके। अब होता क्या है कि आप गए थे 1325 के या 1340 के बाद, है ना? घर से निकले थे 1330 और 1320 के दशक में सर, ओके। तो इट टूक ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 15 टू 20 इयर्स फॉर हिम टू ट्रैवल अक्रॉस द प्लेसेस एंड देन गो बैक, ओके। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल सर्टेन इंसिडेंट्स, एंड लाइक मेजर इंसिडेंट्स तो आपको याद होंगे सर, ओके। पर काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बता पाओगे सर। दूसरी कहानी ये है कि ही नेवर पर्सनली रोट, ओके। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ डिक्टेशन दैट इब्न बतूता डिड सर। तो उसने जब मोरक्को गया, तो मोरक्को के लोकल रूलर ने कहा कि भाई तू खुद मत लिख, है ना? मैं किसी और ऑथर को बैठाता हूँ। तो उसका नाम था इब्न जुज़ै, इसका नाम याद नहीं रखना है, पर हम इसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रीजन इज दैट कि सेकेंडरी पूर्ण रूप से सेकेंडरी नहीं था, बट इसके अंदर मसाला तो ऐड वही होगा सर, कैरिंग ऑन, ओके। सो ग्रेसियस रिजेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर्स दैट इब्न बतूता शुड डिक्टेट एन अकाउंट ऑफ द सिटीज व्हिच हैड सीन हिज ट्रैवल एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो ही डिक्टेटेड अपॉन द सब्जेक्ट्स एंड नैरेटिव व्हिच गिव एंटरटेनमेंट, और इधर-उधर की बात करने की कोशिश करेगा, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिल रही है कि वो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें एडिशन भी होगी। अब किसको पता क्या सही क्या गलत होगा, कैरिंग ऑन, ओके। तो इस तरह से वो बहुत सारी जगह पे घुमा, वो मक्का गया था, वो सीरिया गया था, इराक गया था, ओमान गया था, यमन गया था, अफ्रीका के कोस्टल एरियाज तक जाने की कोशिश करेगा, और फाइनली 1333 के आसपास भारत की तरफ आया सर, ठीक है। तो वो सिंध पहुंचा है, सिंध पहुंच के किसी ने उसको कहा कि भाई तू एमबीटी के वहां विजिट कर तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। तो घर से जब निकला था, तो उसने एक आर्टिकल लिखा था सर, है ना? द बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट, ओके, कि चिड़िया जो है अपने घोंसले को छोड़ रही है सर। और इस तरह से वो कह रहा है कि भाई देखो मुझे अब आगे जाना है। तो करीबन 1354 में ये वापस पहुंचा, मतलब है ना, करीब 1332 या 1320 में निकल गया था सर, ओके। 1324 के आसपास गया होगा, क्योंकि 30 साल तक उसने घुमा है इधर-उधर। तो 30 साल का अनुभव कितना होगा सर, है ना? समझे? तो वही है कि एकदम प्राणी था, भटकीला प्राणी था, इसको मजा आती थी घूमने के लिए सर, है ना? मेरे को भी मजा आती है घूमने के लिए, पर क्या करें, रिस्पांसिबिलिटीज अपन बतूता जैसे है नहीं, पर डेयरिंग वाला बंदा था सर, है ना? समझे? आज 1000 साल पहले समझ में आया कि नहीं, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि 700 साल पहले सब, है ना, मोरक्को से आप पूरी दुनिया भ्रमण करने के लिए निकले हो, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ लोकल सपोर्ट और लैंग्वेजेस ये वो। अपने को कभी-कभी बाहर के छोटे गाँव में नजदीक में जाना है, तो भी अपन कितनी प्रिपरेशन करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे सर, ठीक है। बट ये तो कह रहा है कि देखो मैं तो चला जाऊँगा सर, तो ये तरह की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी, जहाँ बड़ी प्रोमिनेंट बातें आपको इसके अंदर से मिलती है सर, ठीक है। अब बतूता ने क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी सर, ओके। तो बतूता जब दिल्ली में पहुंचा, तो उसने दिल्ली के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ का जो सुल्तान है बड़ा जनरस था सर, ठीक है ना? समझ गए होंगे, ओके। तो ओवर पीरियड फ्रॉम ही ऑब्जर्व्स अबाउट द कोर्ट पॉलिटिक्स, है ना? कोर्ट पॉलिटिक्स के अंदर उसने बताने की कोशिश की कि एमबीटी बेसिकली जब वो दिल्ली गया था, तो वो एमबीटी था नहीं, एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताती है। वो सिंध पहुंचा ना, तो सिंध से ही गोज़ टू दिल्ली सर, ओके। एंड फ्रॉम सिंध ही व्हेन ही गोज़ टू दिल्ली, तो दिल्ली में एमबीटी था नहीं, बट व्हाइल गोइंग फ्रॉम सिंध टू दिल्ली ही टूक स्लेव्स विद हिमसेल्फ सर, ओके। वो स्लेव्स लेके जाता है, स्लेव्स की उस पीरियड के अंदर मार्केट हुआ करती थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद के पीरियड के अंदर से स्लेवरी जो मार्केट के रूप में थी, वो काफी सारी जगह के ऊपर एस्टैब्लिश। इनफैक्ट स्लेवरी इन मिडियल इंडिया वाज अ वेरी
very big institution as well, sir. Okay, तो he brought some slaves along himself and then he decided to gift it to the sultan. तो वो जब गया दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया अधिकारियों ने, सर। ओके, बिकॉज़ सुल्तान वाज नॉट प्रेजेंट। लेटर ऑन फिर एमबीटी दिल्ली पहुंचा, ये उधर-उधर घूमने गया था लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद सुल्तान उसको थोड़ी बहुत और लैंड ग्रांट देता है और कहता है कि भाई देखो तुम बहुत ही स्कॉलर हो, तो मैं तुम्हें काजी की पोजीशन देता हूं। तो इस तरह से इब्न बतूता मोरक्को से आके भारत में काजी बन जाता है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन एमबीटी का दिमाग खटक गया, सर। ये तो पगला राजा था, इसको कभी मूड स्विंग आ जाता था, ठीक है। बोले तू कौन है? बोले सर मैं मोरक्को का काजी हूं। बोले नहीं तुम जेल में जाओगे, सर, ठीक है। तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। देन फाइनली उसको एक आध साल के बाद छोड़ा, फिर चाइना भेजा डिप्लोमेटिक मिशन के रूप में कि तुम मेरे एम्बेसी बन के जाओ, सर। अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो? तुम पहले दिन उसको काजी बनाते हो, दूसरे दिन जेल में डाल रहे हो, सर। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है, सर। ओके, तो ही ऑब्जर्व मेनी थिंग्स, ओके, इन द कोर्ट ऑफ एमबीटी। जैसे उसने कोर्ट के अंदर बताया कि एमबीटी वाज वेरी मच काइंड ऑफ नोटोरियस इन कंट्रोलिंग द स्टेट। ओके, तो एमबीटी ने अपने भाई को सर्विस करवा दी थी, वैसी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात करता है, सर, है ना, समझे? सो ही टॉक्स अबाउट एमबीटी वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट इन पनिशिंग एज़ वेल। और बेसिकली वहां तक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने ही लोगों को चेन वेन में बांध के ना सर्विस करता था, टॉर्चर वॉर्चर करता था कि इधर-उधर की बातें ना हो, सर। ओके, तो काजी की पोजीशन आएगी, उसके बाद उसको चाइना भेजा जाता है। चाइना भेजने के बाद वो वापस नहीं आएगा। देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, सर। ओके, वो जब चाइना जाएगा तो इट इज बट ऑब्वियस कि ही विल बी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि चाइना जाने के लिए आपको साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का रूट पकड़ना पड़ेगा। एंड दैट बिकेम द पॉइंट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस इन इंडिया, है ना। तो इब्न बतूता के लिए ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये रहा कि बिकॉज़ ही हैड गॉन टू चाइना एंड ही ट्रैवल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो चाइना जाने के लिए उसको जो रास्ता पकड़ना था उसमें उसने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की। वरना उसका राइटिंग में मैगजीन जैसा होता है, वो दिल्ली की कोर्ट और आजू-बाजू के रीजन को ही ऑब्जर्व कर पाता, एक अच्छे ज्यादा नहीं वो ऑब्जर्वेशन लिख पाता था, ठीक है। तो उसने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की थी। तो ही वेंट फ्रॉम मलाबार, मलाबार से मालदीव्स गया, मालदीव्स से श्रीलंका की तरफ गया, वहां से फाइनली ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स चाइना। इन फैक्ट इन बिटवीन ही विल आल्सो बी टेकिंग रूट टू बंगाल एंड असम एज़ वेल। मतलब उसने पूरी राउंड ट्रिप मारी थी, सर। ओके, और राउंड ट्रिप का मतलब है कि वो साउथ एशिया भी गया था, बंगाल की तरफ भी गया था, तो बहुत सारी जगह के ऊपर जाएगा, सर, ठीक है। फिर फाइनली वो सुमात्रा से गोंगजाओ जाते हुए काफी सारी चीजें लिखेगा एंड चाइना में 3-4-5 साल रहा, फिर वहां का सेजवान थोड़ा उसको जमा नहीं, देन ही केम बैक, सर, ठीक है, समझे? तो फिर वो उसके बाद फिर कट लेता है। कटने के बाद मतलब ये है कि वो भारत की तरफ नहीं आया वापस, बट देन ही गोज़ बैक टू मोरक्को ओनली, सर। ओके, तो उसकी मेमोइर्स और उसकी राइटिंग की खासियत ये है कि ये मार्को पोलो से कंपेयर होता है। मार्को पोलो अगर आपको याद होगा तो ही वाज अ वेनिशियन ट्रैवलर हु केम इन द काकटिया पीरियड, सर, है ना। तो 1288 के आसपास मार्को पोलो भारत में आया था, जब रुद्रमादेवी रूल कर रही थी काकटिया डायनेस्टी को, सर। ओके, तो ही विल बी ऑब्जर्विंग मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिम। ओके, तो इस तरह से हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे क्या-क्या ऑब्जर्व किया था। तो इसने पीपल, कल्चर, बिलीफ, वैल्यू, सोसाइटी, पॉलिटिक्स सब कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, सर। ओके, वी विल फाइंड ही विल बी ऑब्जर्विंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द डिस्टेंसेस इन इंडिया। ओके, तो जैसे उसने मुल्तान टू दिल्ली के बारे में बताया है और दिल्ली टू सिंध के बारे में बताया है कि मुल्तान से दिल्ली जाने में और सिंध से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था। तो मुल्तान टू दिल्ली, मुल्तान इज इन पंजाब बाय द वे, 40 दिन लगता था, सिंध से 50 दिन लगता था, दिल्ली से दौलताबाद के डिस्टेंस उसने बताने की कोशिश की है कि भाई 40 दिन लगता था, और ग्वालियर टू दिल्ली में 10 डेज लगते थे। तो इससे हमें रूट्स पता चलते हैं, रूट्स, और फिर बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस भी हमें समझ में आ रहा है, सर, ठीक है। तो वो सीसर की प्रैक्टिस कर रहा था उस पीरियड के अंदर। तो फर्स्ट थिंग हमें समझ में आ रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस की कहानी ये बताएगा, और इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रेड रूट्स कैसे थे। अब रूट्स की सिक्योरिटी का भी एक सवाल था, उसने ऑब्जर्व भी किया कि एक आध बार हमारी सर्विस भी हो गई थी। ऑब्वियस है कि भाई आप कारवां में ट्रैवल करते थे तो एवरी पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई आके सर्विस करेगा तुम्हारी, सर, ठीक है। सो ही वाज आल्सो रॉब्ड बाय द सेवरल रॉबर्स मल्टीपल टाइम्स एज़ वेल, सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि ये कारवां में ट्रैवल तो किया करते थे, पर एक दो बार सर्विस हुई। एक बार तो ऐसी सर्विस हुई कि उसके आजू-बाजू वाले बेचारे 5-6 लोग, 10 लोग मारे भी गए, सर। ओके, पर बतूता इधर-उधर की मार-मार खा के, बट ही वाज एबल टू सर्वाइव एंड देन ही वाज एबल टू रिकॉल कि व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट डे, सर, ठीक है ना, समझे? तो उस दिन मैं भूलना चाहता हूं, बट फिर कभी-कभी क्या होता है कि मेमोरी में आ जाता है कि पड़ी थी अपने को, सर, गेटिंग ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओके ना, समझे? हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस उसने की। इट इज सिमिलर टू ह्यूमन सांग। अब ये कहां पे पड़ी थी वो बुक में नहीं लिखा गया है, पर सर्विस तो हुई थी, ऐसी कहानी हमको यहां से मिलेगी, सर, समझे? दूसरी कहानी उसने व्यापार के बारे में बताया है, सर। ओके ना, ट्रेड रूट्स के अंतर्गत। ओके, अब रूट्स में टाइम एंड डिस्टेंस तो आपको यहां से मिलेगी ही, सर। ओके, दूसरी कहानी ही विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड ऑफ दैट टाइम। ओके, फॉरेन ट्रेड में क्या-क्या चीजें उसने बताया, सर। ओके, सो बिकॉज़ ही हैड ट्रैवल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इधर गया, उधर गया, फलानी जगह पे गया, तो उसने पर्शिया के बारे में लिखा है कि पर्शियंस और यमनी जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो आज के साउदर्न कोस्ट में आते थे मैंगलोर के अंदर, सर। ओके, सो दैट शोस अ वेरी थ्राइविंग फॉरेन ट्रेड ऑफ दैट टाइम, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट पेपर एंड जिंजर, व्हिच इज काइंड ऑफ वी कैन से स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स व्हिच वर बीइंग यूज्ड इन द वेस्ट एशिया फॉर द फूड प्रिपरेशन एज़ वेल, सर। ओके, इंटरेस्टिंगली वो बंगाल के बारे में बताने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई यहाँ पे जब मैं गया तो मुझे राइस की बहुत सारी खेती देखने को मिली, और दूसरी बात उसने ये कहा कि इतनी सस्ती मात्रा में जो चावल है वो मुझे कहीं नहीं देखने को मिला, सर, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व्ड बाय हिम, सर। ओके, तीसरी कहानी उसने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया इन अ ट्रेड रूट ओनली, सर। ओके, सो ही वाज गोइंग फ्रॉम गोवा टू किलोन, है ना, तो अपने नौफान के गांव जा रहा था वो, सर, ठीक है। एंड विल कम टू नो कि व्हाइल गोइंग फ्रॉम गोवा टू किलोन वी विल सी कि ही इज ऑब्जर्विंग अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई रास्ते में अगर कुछ भी गिरा होता है तो भी वी विल सी कि उसको कोई टच नहीं करता था, सर, ठीक है, समझ गए। तो दैट शोस कि गॉड्स ओन कंट्री वाज स्टिल द गॉड्स ओन कंट्री ऑफ दैट टाइम एज़ वेल, सर। तो वी विल फाइंड कि केरला को कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, तो वैसी कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई फ्रूट गिरा हो, कहीं पे झाड़ के नीचे कोई अमरूद गिर गया हो, कुछ भी गिर गया हो, सर। ओके, तो पीपल विल नेवर टच इट आउट, सर। ओके, ना, तो नहीं नहीं टच करने का भी हमारा नहीं है, तो हमको नहीं देने का, सर। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि वो एक साइड के ऊपर लॉर्ड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर यहाँ ऑब्जर्वेशन की भी बात करेंगे, सर, ठीक है। इंडियन सिटीज के बारे में बता रहे हैं कि इंडियन सिटीज के अंदर किस प्रकार के मार्केट थे, पॉपुलेशन हुआ करती थी, कुछ जगह के ऊपर लड़ाई होती, चीजें टूटी भी हुई है, सर, ठीक है। दो सिटीज के बारे में उन्होंने खास लिखा था, एक दिल्ली के बारे में, दूसरा दौलताबाद के बारे में, याद रखिएगा। एंड ही विल बी ऑब्जर्विंग दैट दौलताबाद इज सिमिलर टू दिल्ली, कि दौलताबाद जो है वो दिल्ली के इक्विवेलेंट है, मतलब जितना दिल्ली बड़ा था उतना ही दौलताबाद था, सर। ओके, तो दैट शोस कि दौलताबाद इन द पीरियड ऑफ एमबीटी बिकॉज़ ही हैड ट्राइड टू मेक इट सेकंड कैपिटल, हमने पढ़ा था, तो वो भी एक बड़ी प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन इनके यहाँ से मिलेगी, सर, ठीक है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात बताने की कोशिश कर रहा है, बाजार की बात कर रहा है, मॉस्क की बात कर रहा है, टेंपल्स की बात कर रहा है, सर। ओके, इनफैक्ट इसने दौलताबाद के एक बाजार के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई है कि नीचे दुकान ऊपर मकान की कहानी थी, सर। ओके, तो बीच में चबूतरा हुआ करता था, ये चबूतरे के अंदर लोग आया करते थे, शाम को सिंगर्स आते थे, आजू-बाजू में मार्केट्स थे, मार्केट्स की दुकानें हुआ करती थी, और नीचे दुकान ऊपर मकान का कांसेप्ट था, सर, ठीक है। नीचे दुकान ऊपर मकान का कांसेप्ट का मतलब ये था कि लोग यहाँ पे एक दुकान है, ये दुकान के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते थे और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनकी शॉप चलती थी, सर, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया, एंड वी विल कम टू नो कि ही विल बी ऑब्जर्विंग मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि ही विल बी ऑब्जर्विंग थिंग्स इन द इकोनॉमिक पार्ट इन लिमिटेड वे, बट देन हमें ये पता चल रहा है कि भाई उसने सिटीज के बारे में कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, गेटिंग ओके। दूसरी उसने एग्रीकल्चर के बारे में लिखा, एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भारत के अंदर एक तो राइस की कल्टीवेशन के बारे में उसने बताया है, और राइस की एबंडेंसी दर्शाती है कि यहाँ मल्टी क्रॉपिंग हो रहा था। सो ही टॉक्स अबाउट थ्रू आउट द कंट्री इन अ जनरलाइज्ड वे कि व्हाट हैज बीन द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, मल्टी क्रॉपिंग, दो-दो तीन-तीन क्रॉप्स आराम से हो जाते थे, और उसने बेसिकली ट्रेड के बारे में भी लिखा है। ट्रेड क्यों था? क्योंकि ही हैड सीन टू ट्रेड रूट्स, ओके, तो उसने लैंड रूट भी देखा था और सी रूट भी देख लिया था, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसने सिंध के थ्रू व्यापार होते हुए देखा, उसने गुजरात और जो मैंगलोर का समुद्र किनारा वहां से देखा, उसने बंगाल के रूट के थ्रू भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, एंड देन ही मेंशन अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल्स ऑफ दैट टाइम, सर। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंगली ही टॉक्स अबाउट मुस्लिम व्हिच वाज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड इट वाज ओनली वन बाय द नोबल्स एंड द रिच। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कारखाना सिस्टम, याद आया कि नहीं आया? ये जो कारखाना सिस्टम है उसमें
उसमें भी इसी प्रकार की मलमल बनती थी सर। और एमबीटी एफएसटी के ट्रांजिशन के पीरियड तक आते-आते कारखाने का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया था क्योंकि स्टेट उसको बनवा रहा था ना। तो वी हैव डिस्कस दिस पार्ट ना कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ था कारखाना का। तो बतूता की राइटिंग में हमें व्यापार भी देखने को मिलता है सर, ठीक है। बाकी उसने दिल्ली को लिखा है बहुत ही डिटेल के अंदर, उसने दिल्ली और दौलताबाद को तो बड़ी सिग्निफिकेंटली हाइलाइट किया है। दिल्ली के फोर्ट्स के बारे में बताया है कि भई एक सिटी है जिसका कोई पैरेलल नहीं है, ये एक बड़ा-सा किले के रूप में है सर, ओके। और उसके आजू-बाजू के अंदर दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं, मतलब खिड़की मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लोग आराम से आवन-जावन कर सकते हैं, दरवाजे से सेना आवन-जावन करती है सर, ओके। और उसने बेसिकली बताया है कि देयर आर 28 गेट्स, ओके ना, समझे, चरकोल दरवाजा, फिर उसमें एक बदायूं दरवाजा है। बदायूं दरवाजा बड़ा प्रोमिनेंट था क्योंकि ये दरवाजे के बाहर ही अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट बनवाया था, है ना। तो फिर इसने एक मांडवी दरवाजे के बारे में बात की है जहाँ पे विल सी कि ग्रेन मार्केट था। मांडवी क्यों? क्योंकि मंडी वहाँ पे हुआ करती थी सर, है ना। फिर आपको गुल दरवाजा मिलता है जहाँ फूल और बाकी सारे ऑर्चाड्स और ये सब चीजें मिलेगी सर, ओके। तो इंटरेस्टिंगली ही टॉक्स अबाउट द फ्लावर्स, ही टॉक्स अबाउट द इंटीरियर पार्ट, ही टॉक्स अबाउट द सिटी प्लानिंग एज़ वेल सर, ओके। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंगली फोर्ट और दिल्ली के प्लानिंग के बारे में बताया है। मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी टॉकिंग अबाउट द जहांपनाह फोर्ट, ओके। जहांपनाह क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एमबीटी कहाँ पे रहता था? जहांपनाह के अंदर। उसने और भी फोर्ट्स के बारे में शायद ऑब्जर्वेशन किया होगा क्योंकि बाय दैट टाइम सीरी का भी निर्माण हो चुका है, तुगलकाबाद का भी निर्माण हो चुका है, आदिलाबाद का भी निर्माण हो चुका है, पुराना किला भी था दिल्ली के अंदर सर, है ना, महरौली भी था। तो शायद तक और ये सब कंजेस्टेड थे। दे वर लोकेटेड नियर टू ईच अदर ओनली। तो ही माइट, क्योंकि ही हैज ऑब्जर्व्ड जनरलाइज्ड थिंग अबाउट दिल्ली, है ना। तो उसने स्पेसिफिकली एक फोर्ट की बात नहीं की है। तो इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्ट्स और मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्ट वेयर द सुल्तान हिमसेल्फ वाज लिविंग, ओके। तो जहांपनाह वाज द फोर्ट जो एमबीटी ने बनाया था, ये भी उसके ऑब्जर्वेशन में आता है। वैसी ऑब्जर्वेशन उसने दौलताबाद के अंदर बताई। उसने कहा कि दौलताबाद में बीच में एक चौक है सर, सिटी के बीच में, है ना, एक चौराहा है, चबूतरा टाइप है। वहाँ लोग आते हैं और बेसिकली शाम को गाना होता है, आजू-बाजू में दुकानें हैं सर, ठीक है। तो इट्स लाइक अंडरस्टूड सर, है ना, ये ओपन प्लेसेस होते हैं, फूड कोर्ट्स टाइप आजकल आपको बहुत कंसेप्ट मिलता है। ये अहमदाबाद में 2-3 जगह पे ऐसे फूड कोर्ट्स है जहाँ ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे पीपल विल गैदर अराउंड और आजू-बाजू में शॉप्स है, बीच में ओपन सिंगिंग होते हैं, गाने-वाने होते हैं, सब चीज़ मारते हैं सर, ठीक है। फैमिलीज़ जाके सर, बच्चों के खेलने की गेम ज़ोन होती है। तो वहाँ तुम 15 से 2000 पैसा खर्च करो, खाना-पीना खाओ, वापस आओ सर, है ना, मौज करके आओ। तो वैसी कहानी ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द शॉप्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस इन द बाजार सिस्टम एज़ वेल सर, ठीक है, गेटिंग अबाउट, ओके। एंड ये अर्बन चौक ऐसे बहुत सारी, मतलब यहाँ और कुछ है नहीं, हैंग आउट के लिए जगह है सर, ओके, है ना। यहाँ वो पार्टी प्लेसेस तो है नहीं अहमदाबाद में। तो इट्स ऑब्वियस कि भई पीपल डू गैदर इन सोशल, सब लोग है ना, दोस्त लोग को, फैमिली आई, एक्सटेंडेड फैमिली, बोले कहाँ जाएँगे? बॉक्स पार्क जाएँगे। तो एक जगह है उसका नाम है बॉक्स पार्क, है ना, ऐसा बॉक्स के रूप में है। बीच में एक चौक है, आजू-बाजू में सब शॉप्स है सर, है ना, कंटेनर शॉप्स है। और वहाँ 15, 20, 50 दुकानें होती है। तो बीच में आप फिर है ना, यहाँ से मोमोज़ मिलेंगे, यहाँ गुजराती मिलेगा, यहाँ पंजाबी मिलेगा, यहाँ चाट मिलेगा, यहाँ वो क्या जूस वाला खड़ा रहता है, आइसक्रीम वाला है सर, यहाँ कोका कोला वाला है सर, इस तरह से, है ना, सब चलता रहता है। तो लोग खाते-पीते हैं, मौज करते हैं। बाद पीछे उसकी शॉपिंग की दुकान है और उसके एक और आउटर चौक है सर, है ना, यहाँ उसकी शॉपिंग की दुकान है, तो लोगों की शॉपिंग हो जाती है, हैंडीक्राफ्ट वैंडीक्राफ्ट की। तो मस्त कंसेप्ट अच्छा है सर, ओके। ये कंसेप्ट मूल तरह से वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि दौलताबाद के अंदर भी इसी प्रकार का था सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि फीमेल सिंगर्स आते थे, मेल सिंगर्स आते थे, ये लोग आके बाजार के अंदर दे यूज्ड टू सिंग अलोंग एंड उसके आजू-बाजू में दुकानें आपको लगती थी सर, ठीक है, ओके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से मिलती है, जो ये दर्शा रहा है कि भई उस टाइम पे सिटी प्लानिंग कैसा हुआ करता था सर, ओके। तीसरी इसने चीज़ें जो ऑब्जर्व की थी, वो थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है द ट्रेड रूट्स एंड द कम्युनिकेशन रूट्स दैट ही हैड ऑब्जर्व्ड, ओके। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है, वो थी पोस्टल सिस्टम ऑफ दैट टाइम सर, गेटिंग ओके। एंड द इन्फॉर्मेशन द कम्युनिकेशन। अब देखिए पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बिकॉज़ द ट्रेड रूट्स वर ऑलरेडी डिमार्केटेड, ओके। सो से फॉर एग्जांपल यू आर सपोज्ड टू गो फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, तो इट यूज्ड टू टेक अराउंड 40-50 डेज़, राइट, 50 डेज़ के आस-पास लगते थे। तो अगर आप सिंध से दिल्ली जा रहे हो, 50 दिन आपको लग रहे हैं, तो आपको 50 दिन ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली रास्ते में रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ही ऑब्जर्व समथिंग कॉल्ड एज़ गेस्ट हाउसेस, ओके ना, इसको सराय कहते हैं ना उस पीरियड की। सो ही विल बी ऑब्जर्विंग अबाउट द सराइज़ ऑफ दैट टाइम एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट कि देखो बहुत सारे सराइज़ हमें देखने को मिले इस दौर में, जो बड़ी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस के रूप में आपको यहाँ से मिलती है सर, गेटिंग अबाउट, ओके। दूसरी वी विल कम टू नो कि सर दिस मार्केट इज इंडिजिनस और पर्शियन स्टाइल। देखो मार्केट्स विदिन द फोर्टिफिकेशन और आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन हैड एक्जिस्टेड इवन इन द ओल्ड पीरियड एज़ वेल सर। मतलब जैसे पुराने शहरों में भी आप देख लो, राइट फ्रॉम पाटलिपुत्र या अदर फोर्ट्स, ओके। तो बाजार होते थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि किले के अंदर ही सेटलमेंट होता था ना। नॉर्मली क्या होता था कि किले के बाहर जब पॉपुलेशन बढ़ती थी और पीस और स्टेबिलिटी आती थी तब जाके, तो पहले से एग्जिस्ट तो करते ही थे। पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द शॉप डिजाइन और वी कैन से द ट्रेडिंग दैट वाज बीइंग डन, ओके। तो काफी वस्तु ऐसी थी जो भारत से आती थी, है ना, क्योंकि फारसी व्यापारी लोग आते थे इंडिया की तरफ से। तो ऐसा कोई सीधा स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट के अंदर से, समझे। तो एक ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी कहानी वी विल फाइंड कि ही विल बी टॉकिंग अबाउट सराइज, ओके। सराइज मतलब जो गेस्ट हाउसेस थे हाईवे में रुकने के लिए, एंड ही टॉक्स अबाउट ये सराय के अंदर ही धावक रहते थे। धावक लोग क्या करते थे कि सराय में ही बैठे रहते थे एंड इफ सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, तो यहाँ से एक सराय से दूसरी सराय में ये बंदा पहुंचेगा, दौड़ेगा, ये दौड़ के दूसरे को बताएगा, रिले रेसिंग करेगा, है ना, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। तो कभी-कभी ये होता है कि इंडिविजुअली अगर आपको सिंध से दिल्ली जाना है तो 50 दिन लगते हैं, पर सिंध से इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो 5-6 दिन में पहुंचा सकते हो सर, ठीक है। और ये धावक क्या करते थे कि हाथ में एक घंटी वाली स्टिक लेके दौड़ते थे, सो बिकॉज़ दे यूज्ड टू लाइक नो रन विद अ स्टिक व्हिच इज काइंड ऑफ अ बेल, तो टिंग 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 करके आवाज आती थी। तो दूसरा धावक जो आगे है रिले में खड़ा हुआ 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, नॉर्मली 1-2 किलोमीटर का अंतर होता था। तो दूसरे धावक को पता चला था कि पीछे घंटी बज रही है सर, है ना, शूज़ वूज़ पहन के प्रोटीन वोटीन लेके सर, है ना, वो थोड़ा बहुत ग्लूकोज़ जो भी लेना है उसको तैयार हो जाता था। अभी देखो 3 2 1 है ना, पोजीशन में रहो, दौड़ना है हमको सर। रिले में यूँ होता है ना सर, ठीक है, तुरंत अभी दौड़ 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 सर, ठीक है। तो इस तरह से 2 चीजें हुई सर, है ना। एक तो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आगे जो देनी है वो डब्बे में पास करके वो फटाक से आगे पहुंच जाती थी। तो व्यक्तिगत रूप में अगर आपको दिल्ली से सिंध जाना हो तो 50 दिन लगते थे, 40 दिन लगते थे सर, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो, कुछ वस्तुएं पहुंचानी हो जो इमरजेंसी हो सर, तो 5-6 दिन में पहुंचा सकते थे सर। तो यू कैन इमेजिन कि एमबीटी हैड अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्ड इन द ओवरऑल गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद तुगलक एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। तो ये घोड़े के ऊपर भी था और पैर के ऊपर से भी चलते थे सर, है ना। ये हॉर्स पोस्ट हुआ करती थी, उसको उलूक कहा गया है एंड वी विल सी कि फुट पोस्ट हुआ करती थी, जो पैर से दौड़ने वाले धावक थे उनको दावा कहते हैं सर, ओके। तो इट वाज 1/3 ऑफ अ माइल, मतलब करीबन 700-800 मीटर के आसपास आपको यहाँ से चीजें मिलेगी एंड दे यूज्ड टू रन अलोंग सर, है ना, समझे। तो पैवेलियंस बनाए होते थे इन्होंने, ये पैवेलियंस में मतलब छोटी काइंड ऑफ दुकान टाइप होती है और छपरा-वपरा डाल के और लोग खड़े रहते थे वहाँ पे एंड पीपल यूज्ड टू जस्ट वेट कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई सर, ठीक है। तो ये हाथ में एक रॉड लिया करते थे, ये रॉड के ऊपर कॉपर के बेल्स डालते थे, तो आवाज आ जाती थी दौड़ने वाले बंदे से कि पीछे से आवाज आ रही है। तो फिर ये दूसरा उसको आगे कंटिन्यू करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा सर, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इस दौर के अंदर जो फुट पोस्ट की जो सिस्टम है, जो रिले रेसिंग की जो सिस्टम है, वो इतनी प्रोमिनेंट थी कि सेंट्रल एशिया से लेके भारत के अलग-अलग विस्तारों में इवन आपको खाना-पीना भी पहुंचाना तो भी आ सकता था। ज़ोमैटो वाले ने आज शुरू किया इंटरसिटी से, ठीक है। उस दौर में सेंट्रल एशिया से फ्रूट्स आते थे दिल्ली में और बतूता वो सरप्राइज कि इनकी शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है, ये सर्वाइव कैसे कर गए सर, ठीक है। क्योंकि मुझे आने-आने में सेंट्रल
सेंट्रल एशिया से 15-15, 20-20 दिन, 25 दिन, 50 दिन लग गए, पर यहाँ राजा के कोर्ट में कैसे मिल गए सर, है ना? तो राजा के कोर्ट में इसके लिए मिल गए क्योंकि राजा वहाँ एक्सप्रेस सर्विस चलाता था सर, समझ में आया कि नहीं आपको? एंड वी विल कम टू नो कि इस तरह से द किंग यूज्ड टू गेट व्हाटएवर द नीड्स ही वांटेड, ओके, एंड आल्सो द इन्फॉर्मेशन इस तरह से, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको यहाँ से मिलती है जो बतुता ने ऑब्जर्व की थी। अब इसके सिवाय बतुता जो लिखता है वो है बेसिकली सोसाइटी के बारे में सर, ओके। तो उसने पॉलिटिकल चीज़ें लिखी है, उसने इकोनॉमिक चीज़ें लिखी है, उसने ऑब्जर्वेशन, टाउन प्लानिंग और इंडिया के ट्रेड रूट्स और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिखा है, उसने ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस की है, लास्ट उसने जो लिखी है वो है सोसाइटी, ओके। अब सोसाइटी की कहानी क्या है सर, ओके। तो सोसाइटी में मेनली दो चीज़ों के बारे में लिखा है, वुमेन और वुमेन स्लेवरी के बारे में, जहाँ से आपको सवाल पूछा था, सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि सेंट्रल एशिया से लेके वेस्ट एशिया सब जगह पे स्लेव्स की मार्केट हुआ करती थी। सो व्हेन ही केम टू सिंध, जब वो सिंध में पहुंचा तो उसने उस टाइम पे ऑब्जर्व किया कि भाई देखो जो वहाँ के लोग हैं उसका जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, और फिर वहाँ के कुछ नोबिलिटी के क्लास के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो आप दिल्ली जाओ, वहाँ हमारा सुल्तान बैठता है। तो ही थॉट कि खाली हाथ थोड़ी जाएंगे सर, है ना, खाली हाथ थोड़ी आए, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो अपन भर भरा के लेके जाएंगे, कुछ चीजें उनके लिए गिफ्ट करके जाएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने हॉर्सेस, कैमल, स्लेव्स ये सब खरीदे, जानवर वानवर मवेशी, और फिर उसके बाद वो दिल्ली गया सर, ठीक है समझे। तो मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली उससे बहुत प्रभावित होता है कि यार ये बंदा बहुत ठीक है सर, ठीक है, और इन्होंने मेरे लिए गुलाम दिया है, तो फिर मैं भी इनके लिए कुछ अच्छी पोजीशन क्रिएट करूंगा सर, ओके। तो इस तरह से भी कम टू नो कि स्लेवरी के एक्सचेंजेस हमें पता चलता है, और ये एमबीटी की कोर्ट पॉलिसीज थी जो ये बड़ी सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व करते हैं। तो इसने ऑब्जर्व किया कि देयर वर स्लेव्स हु वर अपॉइंटेड टू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस इन द पीरियड ऑफ तुगलक सर, वेरी ओके। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया, तो उसने कहा कि द फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड इन द सुल्तान एंड दे वर गिवन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, ओके। सो सम ऑफ देम वर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री, जो भी कोर्ट के अंदर जो चल रहा था, नाच गाना, कुछ कुछ लोगों को बेसिकली सुल्तान ने अपने ही नोबल्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए रखा गया था। तो वो इंटेलिजेंस की बेसिकली स्पाइस का काम करती थी, एंड दे यूज्ड टू वर्क एज अ हाउसमेड इन द कोर्ट ऑफ नोबल्स, ओके। तो उसके मंत्री लोग जो थे, जो संतरी लोग थे, उनके यहाँ पे घर पे काम वाली बाई करने काम करने आती थी, बट देन दैट काम वाली बाई वाज डेफिनेटली वी विल सी कि गिविंग इन्फॉर्मेशन टू एमबीटी सर, गेटिंग ओके। तो कहानी यही थी सर, है ना, समझे। तो नोबल को लगता था कि ये जो स्लेव है या ये जो बेसिकली स्त्री यहाँ काम कर रही है घर के अंदर, ये सब मेरे, है ना, घर का ध्यान रखेगी और कुछ उल्टा सुल्टा नहीं होगा। बट इवेंचुअली ये स्टेट और बेसिकली काम वाली बाइयों का बहुत बहुत जो हाउसमेड होते हैं ना, आपके यहाँ हाउसमेड या बेसिकली जो भी हाउस बॉय होगा, है ना, घर पे जो भी काम करने आ रहा है सर, ठीक है। बट उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है सर, उनको हर एक घर का पता होता है कि इनके घर में ये कलेश चल रहा है, इनके घर में ये कलेश चल रहा है, ओके, समझे। क्योंकि उनके आप कुछ ना कुछ तो बात करोगे घर के अंदर, क्या ये हुआ फलाना हुआ, तो उनकी आंखें अच्छा आंटी जी यहाँ पे ये चल रहा है, तो उनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होता है सर, ओके। तो बतुता उस पीरियड में ऑब्जर्व करता है कि देयर वर फीमेल स्लेव्स, ओके, हु वर एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप द वॉच ऑन हिज नोबल्स, गेटिंग ओके, एंड दे वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इनका उपयोग बेसिकली एमबीटी ने स्लेवरी और मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया था सर। तो दिस वाज वेरी स्मार्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि एमबीटी कुड नॉट और ही डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ रेबेलियन जस्ट लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ओके, समझे। तो इवन बतुता इन्फॉर्म्स दैट इट इज द हैबिट ऑफ द एम्परर to keep with every noble, great or small one of his slaves who spies on the nobles. Okay, he appoints female scavengers who enter the house unannounced, and to them the slave will communicate all the information they possess. Okay, most female slaves were captured in expeditions and raids. Okay, तो कहीं और से उनको स्लेवरी के रूप में लेके आए और फिर उनको टास्क वास्क दिया जाता था, ट्रेनिंग देके कि देखो तुम्हें क्या काम करना है सर, ठीक है। तो तुम उनके घर पे जाओ सर, है ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी कि वहाँ क्या प्लानिंग हो रही है सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि इससे एक तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो गई, नोबिलिटी को एक फफड़ाट रहता था कि इनमें से कौन इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दे देगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इसके ऊपर कभी पर्सनल अटैक्स नहीं हुए। सब खिलजी से खिलजी के ऊपर 4 अटैक हो गए, कोर्ट के अंदर बलबन को किसी ने जहर पिलाने की कोशिश की, बलबन ने किसी और को जहर पिलाया। इसके केस में ये सब नहीं हुआ था सर, इसके केस में बाहर बगावतें हुई, मतलब रजवाड़ों के अंदर, है ना, प्रिंसली स्टेट्स, रीजनल किंगडम्स के अंदर, बट इसको सब कुछ पता था सर कि कौन क्या कर रहा है सर। तो खिलजी से ज्यादा स्पाई और इंटेलिजेंस सिस्टम इसके पास था सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। सो दे वर यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट जॉब, जैसे किसी को पैलेंक्विन या डोली उठाने के लिए रखा गया सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि स्लेवरी सिस्टम में उसने बड़ी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्व किया कि जो डोमेस्टिक लेबर में स्लेव्स होती थी उनकी जो कीमतें बड़ी सस्ती थी, क्योंकि दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रेडिंग एक्सपीडिशंस, ओके। तो उनको कहीं से कैप्चर करके आया है, किडनैप करवा के आया है, तो उस तरह से पता चलेगा कि ज्यादा कोई चीजें आपको मिलेगी नहीं सर, ठीक है, मतलब महंगी नहीं मिलती थी। तो इससे नॉर्मली कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति उस दौर के अंदर स्लेव्स रख पाता था, ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी सर, ओके। तो पूछा आपको यही हो गया है कि भाई इवन बतुता ने क्या ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू स्लेवरी, है ना, समझे, एविडेंस ऑफ स्लेवरी। देखो स्लेवरी एज अ मार्केट एंड स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन यूज्ड टू एग्जिस्ट इवन बिफोर द तुगलक और बतुता केम टू इंडिया सर, ओके। सो वी विल फाइंड कि देयर इज एन एविडेंस, क्लियर कट एविडेंस राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ घुरी, है ना, कि भाई घुरी उससे भी पहले, आपसे से ही देख लो सर, है ना, समझे। और भारत में भी इंडिजिनस था, पर इंडियन स्लेवरी सिस्टम व्हिच वाज इंडिजिनस इन नेचर वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्लेवरी सिस्टम दैट द वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया हैड सर, ओके। तो अर्थशास्त्र की जो स्लेवरी है या प्राचीन भारत में गुप्ता पीरियड की जो स्लेवरी थी वो थोड़ी अलग थी कंपैरेटिवली यहाँ से सर, क्यों बाजार नहीं थे मेन तो सर, ओके। कमोडिफिकेशन के पॉइंट से चीजें अलग तरह से चलती थी, यहाँ कमोडिफिकेशन भी था और दूसरा स्लेव्स को राजा बनने का भी मौका मिलता था, जो नॉर्मली एंशिएंट इंडिया के अंदर नहीं मिलता था, ठीक है। दूसरा डोमेस्टिक स्लेव्स के बारे में बताया है, डोमेस्टिक स्लेव्स में वी विल कम टू नो कि फीमेल स्लेव्स को कैसे एक तो किडनैप, मतलब ब्रीडिंग एक्सपीडिशन में कैसे लाया गया, दूसरी कहानी उनको कैसे ट्रेन किया जाए, और दूसरी दूसरी जॉब्स कैसे दी गई, है ना। तो एज अ कोर्ट आर्टिस्ट, डांसर एंड म्यूजिशियंस के रूप में, एज अ डोमेस्टिक लेबर के बारे में उसने ऑब्जर्व किया है। तीसरा डोमेस्टिक हेल्प के रूप में, तीसरा काम पैलेंक्विन उठाने के लिए, मतलब पालकी उठाने के लिए फीमेल स्लेव्स की वैल्यू उसने ऑब्जर्व की है। वैल्यू के अंतर्गत ही हैज टॉक्ड अबाउट द कॉस्टिंग और द प्राइसेस वर क्वाइट लो, है ना, तो परचेज और सेलिंग होता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका इंटेलिजेंस और स्पाई के रूप में यूज होता था। और इंप्लीकेशंस हम ये लिखेंगे लास्ट में कि भाई द स्लेवरी सिस्टम वाज इन फैक्ट इंटैक्ट विद रिस्पेक्ट टू फीमेल स्लेव्स यूज्ड इन इंटेलिजेंस एंड स्पाई ऑपरेशन, एंड इट हेल्प्ड द इवन बतुता to consolidate or regulate the behavior of his nobility, because he used to get informed about any kind of like no rebellion or mutiny within the system, so okay, so it helped in the consolidation, and hence there was no court rebellions in the period of MBT। हम समझ में आया कि नहीं आपको। तो हमें ये पता चलता है कि अलग अलग पोजीशंस आपने बताई, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बताने की कोशिश की, क्या क्या काम कर रहे थे, और बाकी एक दो बातें आपने लिखी और उसकी इंप्लीकेशंस लिख दिया सर, समझे। तो ज़्यादातर टॉपिक आपको होपफुली तो इस तरह के आपको सवाल है। बाकी इवन बतुता ने पान खाया, सही है हमारा कुर्ते पे छींट डाल लिखा है सर, ठीक है। सो इज टॉकिंग अबाउट द बीटल लीफ सर, गेटिंग ओके। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसको, है ना, बीच में नट डालते हैं, एंड नट डालने के बाद मतलब काइंड ऑफ सुपारी डालते हैं सर, ओके। और फिर उसके बाद वी विल फाइंड कि उसके ऊपर चॉक लगाते हैं, चॉक नहीं पर चूना है सर, गेटिंग ओके। फिर यूं करके उसको फोड़ फोड़ करके लोग खाते हैं सर, तो बताने की कोशिश करता है। फिर एक बार उसके ऊपर माथे के ऊपर नारियल गिर गया सर, है ना, तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम गोवा टू किलोन, तो ऑब्वियस है कि वहाँ नारियल और कोकोनट ट्रीज बहुत है सर, ओके। तो उसके ऊपर नारियल गिर गया तो उसको पगला गया, बोला अच्छा हुआ बच गया, वरना तो पिपली बच जाती मेरी सर, गेटिंग ओके। उसने इंटरेस्टिंग नारियल से लिखा है कि ये जो कोकोनट के कॉइल्स हुआ करते थे ना, ये कॉइल का उपयोग करके इंडियंस यूज्ड टू सीव द बोट्स, ओके ना। तो मैंने आपको बोट मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया था पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है ना, वी हैड डिस्कस ना सर, ओके। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यूज्ड टू बी वेरी बिग इंडस्ट्री इन द दिल्ली सल्तनत
था टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली नेल्स मतलब ना लकड़े के पट्टों को इकट्ठा करने के लिए खिल्लू का नेल्स का उपयोग करते थे। भारत में कुछ-कुछ विस्तारों के अंदर हमें ये पता चला है कि कोकोनट कॉइल्स की यूज़ की जाती है और कॉइल्स से कोकोनट की जो ऊपर की जो परत होती है नारियल की उसका उपयोग करके उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया। आप देखोगे टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी है, आप तोड़ने की कोशिश करो, है ना, नारियल का ऊपर का जो छिलका होगा, यू वोंट बी एबल टू ब्रेक इट डाउन सर, आप खींच नहीं पाओगे उसको, कितना खींचोगे, उसकी स्ट्रेंथ देखिएगा सर। सो इट इज़ वेरी पावरफुल सर, है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि ही ऑब्जर्व्स अबाउट द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री एज़ वेल, ओके। तो उसने बतूता ने भारत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया सर, ओके। एंड इसकी ऑब्जर्वेशंस में हम लोग वही देखेंगे कि भई कौन-सी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन की है सर, ट्रेडिंग अपार्ट, ओके। कैसी-कैसी सोशियो कल्चरल ऑब्जर्वेशन किया है और कैसे-कैसे इकोनॉमी और ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस इसकी रही है, है ना? तो इसमें से 2-2 3-3 पार्ट लाइन हमें पता होनी चाहिए। आखिर में इसकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए सर। लिमिटेशंस में जैसे एमईटी के कोर्ट में रहे हैं, पर एमईटी के बारे में इन्होंने कुछ उल्टा-सुल्टा नहीं लिखा सर। काहे नहीं लिखा? तो ऑलरेडी एक बार तो काजी बनाया, समझे? फिर काजी से राजी नहीं हुए तो फिर काजी को जेल में डाल दिया सर, ठीक है? तो नाराज़ हो गए, है ना? तो काजी से नाराज़ी हो गई सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब नाराज़ी खत्म हुई तो काजी साहब को बाहर निकाल के कहा कि तुम एम्बेसी बन के जाओ, है ना, दूत बन के। तो इन परिस्थितियों में वी विल कम टू नो कि ही न्यू द सुल्तान हैज़ सो मच ऑफ मूड स्विंग्स, ओके। है ना? वो कभी यूँ जाते हैं, कभी यूँ जाते हैं। तो बोले इनसे थोड़ा दूर रहो सर, ओके। अब उनको पता था कि बेसिकली लिखने से क्या मतलब है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि तो 20-25 साल लिख चुके थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था सर, ओके ना? दूसरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस ये साथ में लिख रहे हैं सर, ट्रेडिंग अपार्ट, ओके। तो ये भी प्रॉब्लम था। तीसरा डिक्टेशन था। डिक्टेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो, लिखने वाला कुछ और लिखेगा सर, ठीक है, समझे? पाँचवीं कहानी वी विल कम टू नो कि इनके द्वारा कुछ-कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किए गए थे सर, ओके। और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग देखने को मिलती है। एक चीज़ बड़ी अच्छी थी इसके अंदर से, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कॉमनर्स पर्सपेक्टिव है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी सर, समझे? नॉर्मली देखिए बाकी सारे इसके पहले के कोर्ट ऑथर्स लिखते थे, आप देखिए जैनुद्दीन बारनी देख लीजिए या निज़ामी देख लीजिए, मिन्हाज सिराज देख लीजिए सर, है ना? ये कौन थे? सब कोर्ट ऑथर्स थे। ये बंदा कोर्ट ना ही था सर, आप समझिए कि ही वाज़ नॉट अ कोर्ट ऑथर, ओके, इन द कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर किंग, ओके। वो तो आसमान से टपके खजूर पे लटके, मोरक्को से निकले, यहाँ वो काज़ी बन गए और फिर काज़ी से नाराज़ी हुई और फिर ये सब कहानी बदल जाती है सर, ओके। तो बिकॉज़ ही वाज़ नॉट अ कोर्ट ऑथर, ही वाज़ एबल टू इंक्लूड मेनी थिंग्स जो कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ से हम लोग को चीज़ जैसे ट्रेड रूट्स के बारे में लिखा है, पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिखा है सर, ठीक है। आप देखिए कि कहाँ कौन से मिडीवल इंडिया के अंदर बारनी से लेके हसन मिनार से या बेसिकली क्या मिनाज सिराज या निज़ामी ने इसको आइडेंटिफाई किया था, किसी ने नहीं लिखा सर, ओके। तो ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है। प्लानिंग के बारे में लिखा, सिटी ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताया सर, ठीक है। तो जो सिटी ऑब्जर्वेशंस में लिखा है दिल्ली के मार्केट के बारे में और क्या कह सकते हैं दौलताबाद के बारे में सर, ओके। तो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंटली डन बाय इब्न बतूता और इससे हम हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें हाइलाइट कर सकते हैं। तो फिर फाइनली हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इनकी राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, समझे? तो एक ये था बतूता के बारे में। बतूता के सिवाय मिडीवल इंडिया में जो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली और कोई नहीं है। बाकी ठक्कर पेरुई इसामी है, अफीफी है और सर अहमद याह्या बिन अहमद सरहिंद है सर, ठीक है। तो इनको खाली 2-4 पॉइंट्स के अंदर आपको बता देता हूँ कि क्या इनके अंदर से लिख सकते हो सर, क्योंकि अलग से सवाल दिया गया और पर्शियन हिस्टोग्राफी से आ सकता है। सो दे विल नॉट आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन या बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन आई वुड से दी पर्शियन हिस्टोग्राफी, जहाँ सीधे-सीधे आपको ये पूछा जा सकता है कि पर्शियन हिस्टोग्राफी में इतने सारे ऑथर्स ने लिखा है, तो इनमें से जनरलाइज़ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से बताइए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? तो सिग्निफिकेंस में कॉमन ट्रेंड है, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सर, करेंगे अपन लोग। तो ज़्यादातर आएगी नहीं बट आपको खाली यहाँ से बता देता हूँ, जैसे ईसामी है सर, ठीक है ना, समझे? तो ईसामी भी आप देखोगे तो 14th सेंचुरी और उसके बाद के पीरियड के अंदर लिखेंगे सर, करेंगे अपन, ओके। एंड इनकी राइटिंग की खासियत ये है कि ये वो बहमनी सल्तनत के समय पे बाद के पीरियड के अंदर लिखेंगे सर, ओके। बट ही विल बी राइटिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहमनी सुल्तान्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमबीटी, है ना, एमबीटी और उसके बाद वाले पीरियड में। तो अगर आपको याद होगा तो एमबीटी ने 1330 के बाद फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया और उसके बाद ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चला कि क्या कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वहाँ से फिर बहमनी सल्तनत इंडिपेंडेंट हो गया था। सो इफ यू आर एबल टू रिकॉल बहमनी सुल्तान बिकेम इंडिपेंडेंट समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1346 4650 के बीच में, ओके। विजयनगर 1336 में चला गया था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब वहाँ पे कोर्ट ऑथर्स बनने की शुरुआत हुई बहमनी किंगडम्स के अंदर, उनमें से निकल गया था ईसामी सर, समझे? तो स्टोरी ये है कि ईसामी के जितने भी एंसेस्टर्स थे दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया सर, ओके ना, तुर्किश नोबिलिटी से थे। तो बगदाद से बिलॉन्ग करते थे, बगदाद से मुल्तान आए, मुल्तान से दिल्ली आए और इनकी फैमिली मेंबर्स इनिशियल पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले अल्तुतमिश की कोर्ट में थे और फिर उसके बाद बलबन और फिर ये एमबीटी की कोर्ट में आए सर, ओके। सो वेरी लॉन्ग हिस्टोरिकल ओरिजिन दिस पीपल हैड सर, ओके, ईसामी की फैमिली में। और फिर ये साउथ में चले गए। साउथ में क्यों चले गए? क्योंकि जब एमबीटी ने आदेश दिया कि भई चलो हमको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करना है तो नोबिलिटी को लेके गया था। तो बिकॉज़ हिज फैमिली मेंबर्स बिलॉन्ग टू द नोबिलिटी क्लास, है ना, तुर्किश नोबिलिटी क्लास, तो इनके ऊपर तलवार गिरी कि तुमको भी आना है। कभी-कभी क्या है ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये चीज़ें बहुत आपको मिलती हैं कि आपका मन नहीं करता है बट फिर आपको करना पड़ता है बिकॉज़ यू आर बाउंडेड बाय ड्यूटी सर, है ना, समझे? तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी मिल रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि हिज फैमिली मेंबर्स दे डिसाइडेड टू कम डाउन साउथ, ओके, बिकॉज़ ऑफ वी विल कम टू नो कि द ड्यूटी दैट वाज़ गिवन बाय एमबीटी सर, ओके। और फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये आगे लिखने की शुरुआत करेंगे सर, ओके। अब इनको ऐसा था कि मुझे शाहनामा को रिक्रिएट करना है, समझे? शाहनामा समझ में आता है? तो फिरदौसी ने लिखा था गज़नी के ऊपर सर, याद आया कि नहीं आपको सर? ठीक है। तो ही वांटेड टू रिक्रिएट समथिंग कॉल्ड अ शाहनामा सर एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि शाहनामा में जो चीज़ें लिखी गई है वैसी कुछ चीज़ें मैं करता हूँ सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन दैट इसामीज़ राइटिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम शाहनामा। शाहनामा बेसिकली वी विल सी कि गज़नी फिरदौसी ने क्रिटिसिज्म की थी उसके बाद सर, ओके। वहाँ से शुरू करके करीबन 14th सेंचुरी तक उन्होंने लिखा सर, समझे? और फिर फाइनली बहमन शाह डायनेस्टी की कैसे स्थापना हुई, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अगर आपको याद होगा सर, ठीक है? तो उनके बारे में लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि ये उनकी कोर्ट से बिलॉन्ग करता था सर, ठीक है? तो आखिर में लिखता है कि हमारे राजा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो बहमन शाह जब बहमनी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं साउथ इंडिया के अंदर, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ज़्यादा लिखने की कोशिश करेगा सर, वेरी कॉमन, ओके। तो होता क्या है कि वो एमबीटी को बड़ा टायरेंट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एमबीटी वी विल सी कि इनकी फैमिली को माइग्रेट करवाता है, सर्विस करवाता है और एमबीटी से ही इंडिपेंडेंट होके बहमनी डायनेस्टी की स्थापना हुई, अगर आपको याद होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक से ही वी विल कम टू नो कि जो बहमनी डायनेस्टी वो इंडिपेंडेंट हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे विजयनगर भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो विजयनगर और बहमनी डायनेस्टी दोनों की दोनों इसी पीरियड में इंडिपेंडेंट होती है सर, ओके ना? 1336 में विजयनगर हुई और करीबन 1346 मोस्ट प्रोबेबली 4650 के ट्रांजिशन पीरियड था, तब बहमनी डायनेस्टी का भी स्थापना हो गया सर, ओके। तो इसके कारण ही विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ ग्रज एंड प्रेजुडिस एज़ वेल कि यार देखो इन्होंने हमारी फैमिली को उठा लिया वहाँ से और उसके बाद ये बहमनी डायनेस्टी मेरे को आश्रय दे रही है, तो इट्स बट ऑब्वियस कि भाई मुझे इनके अच्छा लिखना चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ही विल बी राइटिंग सो मेनी थिंग्स, ओके। तो इनकी किताब का नाम था फुतुवतुस सलातिन सर, है ना, समझे? वर्सेस के रूप में है। इसमें रिटॉरिक्स नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली जैसे अगर आपको याद होगा मिन्हाज की किताब और हसन निज़ामी की किताब में रिटॉरिक्स बहुत था सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ईसामी की राइटिंग है। ईसामी की राइटिंग में प्रॉब्लम क्या-क्या थी? तो हमें पता चला कि वो गज़नी से शुरू करेंगे, है ना, शाहनवाज़ से और वहाँ से लेके 1350 तक लिखते हैं क्योंकि ही वाज़ बेसिकली सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ बहमनी डायनेस्टी। अब बीच में जितनी भी डायनेस्टीज़ आएगी सबके बारे में लिखेंगे। तो इन्होंने आप देखिए कि ऑलमोस्ट फिरोज़ शाह तुगलक तक की कहानी लिखी है, 1350 मतलब हुआ गया है सर, ओके। अब प्रॉब्लम क्या था सर, ओके, इनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, कुछ चीज़ें नहीं लगती थी। अब जैसे एमबीटी अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने मेरे को माइग्रेट करवाया, ये किया, मेरी फैमिली को इधर-उधर फेंक दिया, ये हुआ सर, ओके। तो उनमें अब्यूज़ हुआ।
रज़िया पसंद नहीं आती थी। रज़िया एक्चुअली कोई भी मेडिवल इंडियन ऑथर को पसंद नहीं आई सर, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस था कि वी विल कम टू नो कि रज़िया बीइंग द क्वीन, है ना, वाज़ नॉट वेलकम्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी सर, है ना? आज की तारीख में नहीं पसंद आता है सर, कौन सी बड़ी बात है सर, ठीक है? गेटिंग अपॉइंट, ओके। आप में से जितनी भी इनफैक्ट लड़कियाँ हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो देयर विल बी ऑर्थोडॉक्स क्लासेस इन द सिस्टम, विल नॉट लाइक योर रोल। बोले ये कहाँ आ गया सर, समझो? जेंडर बायस तो है सर, है ना? अब थोड़ा कम हो गया है, बट वो इनडायरेक्टली तो रहेगा ही सर, ओके, समझे? आप उठा के देख लोगे ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपने स्टेट में देखिएगा, आप जहाँ रह रहे हो, कि कितने एसपी और डीएम, है ना, हाउ मेनी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर वुमेन। सो इफ योर स्टेट हैव 30 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर आपके राज्य के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें से कितने जिलों में स्त्रियाँ या स्त्री जो है एक वुमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में काम कर रही है? व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो सर, ओके? तो अगर 30 हो गए तो 27-28 डिस्ट्रिक्ट में तो पुरुष ही होंगे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आपको स्त्री मिल जाएगी सर, ठीक है, समझे? करेंगे। दूसरी कहानी वुमेन एसपी और वुमेन डीएम दोनों के दोनों कभी साथ में नहीं होंगे सर, ओके? वो स्टेट उस तरह से मैनेज करता है कि भाई देखो यहाँ एक जगह पे डालो, यहाँ पे डालो, तो ठीक है, ठीक है, ओके? तो अलग कहानी आपको मिलती रहेगी सर। खैर चलिए, मैं डीएम की बात करूँ, देखो एसडीएम तक की बात अलग है सर। वो तो क्या है कि कंपल्शन है सर, वो तो नीचे से ऊपर से आएगा ही सर, गेटिंग अपॉइंट। बट देन विल सी दैट पूरे स्टेट के अंदर का आप रेशियो निकालो, टॉप पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर, ओके? तो वो बेसिकली है स्टेट का ये मानना है कि भाई, है ना, एक धीरे-धीरे चेंज होगा, रातों-रात नहीं आएगा सर, खैर। तो वही कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके? एंड द रीजन इज दैट कि द सोसाइटी वाज़ वेरी डिफरेंट ना एट दैट टाइम सर। तो सोसाइटी उस पीरियड के अंदर डिफरेंट थी, तो इसके लिए देखेंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने बीच-बीच में क्या कह सकते हैं कि जंप किया है। जंप करने का मतलब ये है कि 1350 तक लिखा है और लिखने की शुरुआत 900 से हुई थी, 990s के बाद, है ना, मोहम्मद गज़नी के समय से। तो होता क्या है कि बीच में कुछ-कुछ चैप्टर्स पसंद नहीं आए, गेटिंग अपॉइंट, ओके? तो इसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया सर, ओके? तो ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल तो हमको मिली नहीं। क्रोनोलॉजिकल ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी तारीख, है ना, क्योंकि वो प्रॉपर तारीख लिख रहा था सर, ओके? या तबाक़त नसीरी में। तबाक़त नसीरी में प्रॉब्लम ये था कि वो तो बहुत ही शुरुआती दौर था दिल्ली सल्तनत का, तो उसमें भी रज़िया के आगे-पीछे और इल्तुतमिश तक की कहानी मिलेगी सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके? तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि लिमिटेशंस में ज़्यादातर चीज़ हमें नहीं मिलती है। उसमें खास करके अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा अच्छी भी लिखी गई है सर, ठीक है? जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद जो राजा था इल्तुतमिश के, मतलब रज़िया के बाद उसको बनाया गया था नोबिलिटी के द्वारा। खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के उन्होंने पॉजिटिव लिखा है। फिर इंडियंस के साथ मैट्रिमोनी हिंदुस्तानी कम्युनिटी का जो ग्रोथ हुआ उसके बारे में लिखा है। एमबीटी को उन्होंने लिखा है कि इसके कार्य अच्छे नहीं थे, है ना, समझे कि नहीं समझे? बट एमबीटी वाज़ क्वाइट इगैलिटेरियन विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस आउटलुक, और ये सही है सर, ओके? अगर आपको याद भी होगा तो एमबीटी के समय पे वो जैनियों के साथ बहुत संवाद किया, सूफियों के साथ बहुत संवाद किया, योगियों के साथ और जोगियों के साथ बहुत संवाद किया सर, ठीक है ना, समझे? एंड ही टॉक्स अबाउट वेरी इगैलिटेरियन आउटलुक। इनफैक्ट एमबीटी के समय पे देखोगे तो वो जज़िया भी उतना हार्शली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर, ठीक है? दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को भी उतना पर्सिक्यूट नहीं किया गया, है ना? तो एमबीटी ऐसे तो बदनाम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि एमबीटी को अच्छी तरह से हाइलाइट करने वाला ये व्यक्ति था सर, ठीक है? बाकी क्या हुआ आगे ज़ियाउद्दीन बारनी था, तो उसको गाली दे रहा था, बोले इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुफ्र कर रहा है, फलाना कर रहा है सर, ओके? ये उसको राइटली ऑब्जेक्टिफाई करता है कि भाई देखो इसकी कुछ-कुछ एक्शन गलत थी, कुछ-कुछ एक्शन ठीक थी सर, है ना? जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अच्छा नहीं रहा, बट बाकी सारी चीज़ों में ठीक-ठाक बातें मिलेगी सर, तो ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, ओवरऑल पर्शियन हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे? तो ये इसामी की किताब है, फुतूहत सलातिन, है ना? पीटी-वीटी में नाम आ जाता है कि इसामी कहाँ से बिलॉन्ग करते थे, तो इसामी बिलॉन्ग टू द कोर्ट ऑफ बहमनी रूल, ओके ना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के ही कोर्ट से बिलॉन्ग कर रहे थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वाज़ एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बहमनी सुल्तान्स, ओके? तो कल पढ़ेंगे, तो कल या परसों की क्लास में जैसे आगे जाएँगे सर, ओके? तो ये कहानी है। इसके सिवाय वी विल फाइंड आपको अफ़ीफ़ देखने को मिलेंगे सर, ओके? अफ़ीफ़ ने भी किताब लिखी है तारीख़-ए-फ़िरोज़ चाहिए। अब आप पूछोगे तारीख़-ए-फ़िरोज़ 2 बार कैसे आ गई सर? तो 2 बार आती है सर, ओके? समझे? एक अपना लिखता है कौन? ज़ियाउद्दीन बरनी। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये देखने को, ये भी कोर्ट ऑथर हुआ करते थे सर, ओके? एंड ही विल आल्सो बी राइटिंग अबाउट द फ़िरोज़ शाह तुगलक एट द कंक्लूडिंग पोर्शंस। सो दैट 2 तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, वन इज़ रिटन बाय ज़ियाउद्दीन बरनी, जो अर्ली पार्ट तक ही सीमित थी, क्योंकि उसमें फिरोज शाह तुगलक को छोड़ के बाकी सारे की तारीख बहुत थी। उसमें बलबन की तारीख थी, खिलजी की तारीख थी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की तारीख थी, गयासुद्दीन तुगलक की तारीख थी ना, तो सबकी थी सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि नाम था तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही, बट विथिन तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बारनी के अंदर बाकी सारी चीज़ें नहीं थी सर, ठीक है। बट इनकी तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही में सब कुछ था। क्यों? क्योंकि इट वाज़ कंपाइल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ टेन्योर, मतलब 1380 के दशक के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये लिखा गया था सर, करीबन, ओके। तो इनकी भी कहानी ऐसी है कि ये भी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलॉन्ग करते थे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाज़ी मलिक, अगर आपको याद होगा, जीबीटी के टाइम पे इनके फादर, ग्रैंडफादर और ये सब आए थे सर, ओके। और ये फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में बैठ गए थे सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने ये बुक लिखी, इसको अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उसको अलग-अलग वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया। आज की तारीख में सब अवेलेबल नहीं है सर, ओके। तो उसको किस्म कहते थे, 5 पार्ट्स और 5 किस्में, ओके। एंड 18 मुकदमास यार आर काइंड ऑफ द चैप्टर्स, ओके, समझे? तो वहाँ से शब्द है मुकदमा सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट, ओके। हमने देखिए कौन सा मुकदमा है, तो कौन सा चैप्टर की बात हो रही है सर, ओके, कौन से केस की बात हो रही है। तो ये शब्द यूज़ आपने हिंदी मूवीज़ के अंदर देखा होगा सर, ठीक है ना, समझे? तो ये मुकदमा शब्द वहाँ से, क्योंकि वो है ना ब्रेकअप है एक तरह से कि कौन से केस की बात हो रहा है। खैर चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब देखो पर्शियनाइज़्ड इंडियन कल्चर इज़ हार्डली मतलब इट इज़ पर्शियनाइज़्ड इन वेरी सिग्निफिकेंट वे, समझे? और ऐसे ही कल्चर्स बन के आए हैं सर, ऐसे ही लैंग्वेजेस बन के आई है सर, ओके। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि फ्यूजन हुआ है सर, खाने-पीने की चीज़ों को लेके, कपड़े की चीज़ों को लेके, है ना, भाषा की चीज़ों को लेके सर, है ना सर? तो वी फाइंड जलेबी मैंने बताया था सर, ठीक है? जलेबी भी हमें बाहर से मिली सर, ठीक है? कितनी बढ़िया है सर, समझ में आया कि नहीं आपको? वाह! मज़ा आ जाती है सर। यहाँ दशहरा के दिन गुजरात में फाफड़ा जलेबी का कल्चर चलता है सर, ठीक है? फाफड़ा बेसन, मतलब जो चने का आटा आता है, फ्लोर में से, उसमें से बनता है सर, ठीक है? और दशहरा के दिन एक्चुअली फाफड़ा जलेबी खाने का कल्चर नहीं था पहले सर। पर आज से करीबन सवा 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 120 ईयर्स, 120, 130 उससे भी थोड़े पहले के टाइम के अंदर वी विल सी दैट दशहरा के दिन ये फाफड़ा जलेबी खाने का कल्चर किसने शुरू किया? वो एक होटल वाले ने शुरू किया। तो अहमदाबाद की ओल्ड सिटी में एक होटल है जिसका नाम है चंद्रविलास होटल। ये ऑलमोस्ट ब्रिटिश, मतलब 1850s के बाद बन के आई थी। तो चंद्रविलास होटल ओल्ड सिटी में है। उनके ओनर्स ने प्लान किया कि यार दशहरा के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो वो लोग उस पीरियड में फाफड़ा जलेबी और भजिया और वो ट्रेडिशनल हमारे इंडियन फरसान बेचते थे। तो उन्होंने ये कांसेप्ट निकाला कि दशहरा के दिन तो फाफड़ा जलेबी खाने का। साहब उसके बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ है, एक होटल वाले ने एक वो समझ गए ना हैशटैग निकाला था कि दशहरा मतलब फाफड़ा जलेबी। कि उस दिन तो फाफड़ा जलेबी, बाकी दिन खाओ कि ना खाओ, पर इस दिन तो खाना ही पड़ेगा साहब। आज 150 करीबन 200 करोड़ के ऊपर का मार्केट है खाली अहमदाबाद सिटी का सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि 200 करोड़ के आसपास की टोटल अहमदाबाद के और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और सिटी के अंदर उसका टोटल व्यापार हुआ था, क्योंकि जलेबी अच्छी जगह से अगर आप, और जलेबी देसी घी में उसको फ्राई करते हैं, तेल वाली जलेबी नहीं सर, पीपल प्रेफर टू ईट देसी घी वाली जलेबी। तो वो 900 रुपए, 800-900 रुपए किलो की भाव की है। फाफड़ा भी करीबन 900 रुपए, 1000 रुपए के आसपास, अच्छी जगह अगर आप ठीक-ठाक दुकान में लेने गए तो है। और बाकी अगर वो रीयूज़ हो रहा है तेल, तो भी 700 के नीचे तो नहीं मिलेगा सर, ठीक। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी मार्केट्स है ना, तो जलेबी बेसिकली मतलब सेंट्रल एशिया से आई हुई प्रोडक्ट है। वहाँ के लोग इतनी नहीं खाते जितनी अपन खाते हैं, सर समझ में आया कि नहीं आपको सर? कितनी ओके, यू कैन तो अलग ही कहानी आपको मिलती है। चलिए लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो अफीफ हैज़ रिटन अबाउट दिस
book Tariq Firoz Shahi. In his book Tariq Firoz Shahi, he will be talking about the chapters of Firoz Shah Tughlaq sir, and he will be also talking about the last part of the 14th century sir. Getting okay. तो कहानी ये है कि ये बुक जो है ना ये फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद के पीरियड को भी थोड़ी बहुत टच करेगी। टच इसके लिए करेगी क्योंकि ये तैमूर के आक्रमण के बाद मोस्ट प्रोबेबली कंपाइल की गई है। जो बातें हैं इसमें तैमूर के पहले की प्रशासनिक बातें और उसमें तैमूर का इन्वेजन जो हुआ और किस तरह से तैमूर आके वापस गया, इन सब के बारे में हमको यहाँ से चीजें मिलेगी सर, ठीक है। तो दिस बुक टॉक्स अबाउट फिरोज शाह तुगलक लाइफ, द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, एंड ही विल बी आल्सो क्रिटिसाइजिंग फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है सर। ये क्रिटिसिज्म इनके द्वारा लिखा गया था कि जैसे फिरोज शाह तुगलक ने आर्मी को हेरिडेटरी बनाया, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, उसने एकता को रिवाइव किया। उसने देखा कि कैसे हमारे राजा तैमूर के सामने अपने आप को बचा नहीं पाए। उसने लिखा कि फिरोज शाह तुगलक एक बार जजनगर गया था, मतलब उड़ीसा गया था, फिर गायब हो गया सर, याद है कि नहीं? ठट्टा में उसकी कैसे अपॉइंटमेंट की गई थी सर, गेटिंग ओके। सो विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग केसेस ओके। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि तुगलक में कैसे-कैसे ब्राइबरी हो रही थी। मैंने बताया था कि एक बार एक इंस्पेक्टर वहाँ पे रिव्यू करने आने वाला था घुड़सवारों का, और उसको रिव्यू करना था कि भाई इसके पास कितने सवार हैं। तो वो सैनिक दौड़ता-दौड़ता फटाफट में सुल्तान के पास जाता है कि सर मेरे साथ लोचा ना हो जाए। तो सुल्तान ने उसको पैसा दिया, बोले आए तो पहले उसको दे देना इंस्पेक्टर को, खुश हो जाएगा सर, ठीक है। तो सुल्तान खुद ही करप्ट था सर, क्योंकि वो पैसा सुल्तान के पास ही आ रहा था, गेटिंग ओके। क्योंकि इंस्पेक्टर को भी अपना भाग कट करके ऊपर देना होता है सर, ओके। तो वेलकम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द मनी वाज ट्रेस्ड बैक टू सुल्तान, ऊपर से उसमें से ज्यादा पैसा सुल्तान के पास आएगा सर, क्योंकि वो ऊपर वाला जो टारगेट होता है वो पूरा कंप्लीट करके देना पड़ता है, ओके। इंक्लूडिंग ही राइटिंग अबाउट फिरोज शाह तुगलक रिलेशन विद हिंदू कम्युनिटी एज़ वेल, ओके ना समझे। सो इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये देखने को मिली कि इसकी फैमिली में मैट्रिमोनियल रिलेशंस हुए थे सर, ठीक है। एंड इसकी मदर हिंदू हुआ करती थी, मैंने आपको बताया भट्टी राजपूत थी सर, ओके। सो वी विल कम टू नो कि ही पर्सनली डिड नॉट हैड within his personal family did not bore any grudge, okay. No doubt he had a grudge with respect to the theological class, है ना। देखो मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू फिरोज शाह तुगलक जजिया इंपोज करता है और बड़ा स्ट्रिक्ट था और बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, बाइगट भी था एक तरह से। बट उसकी फैमिली में बाइगेटरी नहीं मिलती सर, समझ। तो उसकी मदर हिंदू थी, इसकी जो ननिहाल थी इसके साथ इसके अच्छे रिलेशंस है। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक की कहानी में ये भी आपको देखने को मिलेगी कि उसकी फैमिली में उसके बाद सर, है ना समझे, देयर वर अदर पीपल हु वर मैरिड टू हिंदू कम्युनिटी, तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड उसने अपने मामा को या किसी को रॉयल फैमिली में क्या कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी थी सर, ओके। सो दैट शोज कि ही हैड टू डिफरेंशिएटेड पॉलिसीज, ओके। फॉर हिज पर्सनल लाइफ ही हैड वेरी डिफरेंट पॉलिसी, एंड फॉर हिज पब्लिक लाइफ ही हैड वेरी डिफरेंट पॉलिसीज, समझ में आया कि नहीं आपको सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से इसने हाईलाइट किया है। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है ना, जैसे कैनाल बनाए थे, टाउन्स बनाए थे, शिफा खाना, अगर आपको याद होगा हॉस्पिटल्स बनाई थी उसने, उसने चैरिटी के लिए काम किया था सर, है ना समझे। तो खैरात की डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश की थी, और तुगलक के समय पे वी विल सी की गार्डन्स बनते हैं बहुत सारे। तो ये सब कुछ चीजें वी विल कम टू नो कि हाईलाइट करेगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्यों इसकी राइटिंग की क्यों इंपॉर्टेंस, उसके पीछे दो कारण आप समझिए सर, ओके। पहली कहानी ये है कि ये बुक फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद बनाई गई, है ना, कंपाइलेशन इसका फाइनल तब हुआ सर, ओके। तो अब डर नहीं है कि लिखेंगे तो सर्विस होगी सर, है ना, समझे, ना ही लिखेंगे तो पैसा मिलेगा, जो होना है वो तो हो गया सर, गेटिंग अबाउट, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड ही विल बी क्रिटिसाइजिंग सर्टेन एक्शंस ऑफ द सुल्तान, एंड ही विल आल्सो बी हाइलाइटिंग कि ये गलत था और ये सही था। अंडरस्टूड द पार्ट। सो इन वन सेंस ही इज प्रेजिंग द सुल्तान, वो सुल्तान को प्रेज भी कर रहा है कि देखो ये चीज अच्छी थी, और एक साइड पर सुल्तान को क्रिटिसाइज भी करेंगे कि ये गलत थी सर, गेटिंग अबाउट, ओके। तो ही हाइलाइट्स इवेंचुअली दैट कि देखो हमारा सुल्तान जो है, वो सुल्तान में कुछ-कुछ कमियां हैं और कुछ-कुछ अच्छी बातें भी है, और वो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देके जाता है अपनी बुक में सर, है ना। सो इन द वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स, ओके, द मुकदमास, ही विल बी राइटिंग अबाउट द 10 क्वालिटीज ऑफ सुल्तान शुड पोजेस। जैसे ज़ियाउद्दीन बारनी ने लिखी थी फतवा जहंदरी, याद है कि नहीं? फतवा जहंदरी प्रिस्क्रिप्टिव बुक, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए सर, ठीक है। वैसे ही उसने उस पीरियड के जीएस पेपर 4 को इंटीग्रेट किया और कहा कि भाई देखो एक अच्छे सुल्तान को क्या कार्य करना चाहिए और उसके अंदर कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए सर, है ना समझे। ये वैल्यूज कंपैशन, फॉरगिवनेस, जस्टिस, विजडम, इविल फोर्सेस से लड़ना, रिलीजन को, थियोलॉजी को अपहेल्ड करना, जनरसिटी करना, है ना, वी विल सी की विजिलेंस रखना, लस्ट, है ना, काम से दूर रहना, काइंड ऑफ चीजों को सर्कमस्पेक्ट करना कि देखते रहना, रेगुलर सुपरवाइज करना, और अल्टीमेटली फारसाइटेडनेस और ग्रेस होनी चाहिए उसके अंदर, ओके। ये क्वालिटीज के थ्रू वी विल सी की इज गिविंग प्रिस्क्रिप्शन टू द फ्यूचर रूलर्स एज़ वेल कि भाई देखो हम रहे कि ना रहे पर आपको ये कार्य करना चाहिए सर, ठीक है। तो इस तरह से दिस बुक तारीख फिरोज शाही द सेकंड पार्ट क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट या इसका जो एक दूसरा वर्जन जो है वो तो ज़ियाउद्दीन बारनी ने लिखा है, पर उसमें कुछ आपको ये सब बातें नहीं मिलेगी सर, ओके। अब व्हिच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दिस तारीख फिरोज शाही और द अदर तारीख फिरोज शाही सर, कैरिंग ऑन, ओके। ये आखिर में लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक हैड ऑल द क्वालिटीज, ओके, समझे कि नहीं समझे। कुछ-कुछ जगह के ऊपर सर्विस होगी बट ओवरऑल ऑल द क्वालिटीज ही हैड। इनफैक्ट ही विल बी क्रिटिसाइजिंग खिलजी, बोले देखो खिलजी विलजी के ऊपर लोगों ने बहुत लिखा है ना, क्योंकि पुरानी तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छी-अच्छी चीजें बहुत लिखी गई थी। मैं बोले इनसे अच्छा तो ये हमारा वाला है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन, ओके। हमारा वाला अलग है सर, है ना समझे। इसको ये लग रहा था कि मैं सुल्तान, है ना समझे कि नहीं समझे, इस अलग सुल्तान सर, ओके। और ये वैसा नहीं है सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो कहानी आपको इन दोनों के अंदर से चीजें पता चलनी चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है और अपने-अपने राजाओं की खींचा गया सर। नॉन मुस्लिम ऑथर थे ना, अभी आएंगे ठक्कर पेरू, कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा मैंने, बट अभी बता देता हूँ। देयर वाज़ ऑथर कॉल्ड ठक्कर पेरू। ठक्कर पेरू वाज़ अ नॉन मुस्लिम ऑथर सर, ठीक है ना समझे। यहाँ आगे शायद लिख दिया होगा सर, उसमें ज़्यादा आता नहीं है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ठक्कर पेरू वाज़ अ नॉन मुस्लिम ऑथर, ही आल्सो गिव्स द इन्फॉर्मेशन लिटिल बिट, नॉट मच इन्फॉर्मेशन वी हैव, बट कुछ-कुछ चीजें हमको यहाँ से मिलेगी। वो भी 14th सेंचुरी से बिलॉन्ग करते थे, गुजरात से बिलॉन्ग करते थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और खिलजी के ट्रांजिशन में उन्होंने लिखने की कोशिश किया, यहाँ शायद नहीं डाला हुआ है, बट अभी बता देता हूँ सर, ओके। तो ये याद रहेगा आपको, अफीफ और इसामी सर, ठीक है। तो अफीफी की इंपॉर्टेंस ये है कि एफएसटी के बारे में लिखेंगे तारीख फिरोज शाही में। इसामी के फतुह से सलातीन, इस्ती बहमनी सुल्तान, ओके। बारनी बहुत सारी केस इसमें एमबीटी और एफएसटी तक आपको मिलेगी, बाकी आगे वाले हमने डिस्कस कर दिया है, ओके। बीच में इब्न बतूता है, अब बतूता मैंने बताया कि वो पर्शियन अरबिक हिस्टोग्राफी के बारे में लिखेंगे। लास्ट इसके अंदर से निकल के वो है याहिया बिन अहमद सरहिंद, है ना, याहिया बिन अहमद सरहिंद सर, ओके। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आपको सैयद डायनेस्टी याद होगी, तो सैयद डायनेस्टी में एक्चुअली कोई सोर्स है ही नहीं सिवाय के इनके। देखिए बाकी सारी डायनेस्टीज में ओवरलैपिंग होता है, ज्यादातर ऑथर्स कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। बारनी ने लिखा है, मिन्हाज ने लिखा है, हसन निजामी ने लिखा है, सबने लिखा है ना सर, ओवरलैप करके लिखा है। एक या दूसरी डायनेस्टी को विल सी की कवर करते हुए, है ना, या राजाओं को कवर करते हुए, 3-4 राजाओं के वर्क को एक साथ लिखेंगे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने सैयद डायनेस्टी को जिंदा रखा था। जिंदा रखने का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक। क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि सैयद डायनेस्टी में बाकी कोई ऑथर नहीं लिखेगा, ना ही इनको हाइलाइट करेगा क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस थी नहीं। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में भी। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि सैयद डायनेस्टी में मुबारक शाह करके एक राजा था सर, याद है आपको? है ना? तो वी विल फाइंड कि मुबारक शाह जब पावर के ऊपर आया, उसके समय पे इसने किताब लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। गेटिंग अबाउट, ओके। सो ये क्या करते हैं कि आगे के ऑथर्स जो थे, उनमें से कुछ-कुछ चीजें उठाते हैं। मिन्हाज आमिर खुसरो बारनी आ गया था ना सर, जनरेशन आ गई थी आगे 100 साल पहले। तो इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे और घुरिद डायनेस्टी से लेके मुबारक शाह और मुबारक शाह के बाद की जो मोहम्मद शाह करके राजा है सैयदों के अंदर, वहां तक ये थोड़ा बहुत लिखेंगे सर, गेटिंग अबाउट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इनकी राइटिंग में कोड राइटिंग थोड़ी कम थी,
क्यों कोर्ट राइटिंग कम थी? क्योंकि ये राजा को खुश करने के लिए लिख रहे थे सर, है ना समझे? तो इंटरेस्टिंग कहानी ये मिल रही है कि ही वाज़ नॉट अ कोर्टियर डायरेक्टली सर। बिकॉज़ ही वाज़ नॉट अ कोर्टियर तो ही थॉट कि भई मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूँ, लिखने के बाद मुझे नौकरी-वोकरी मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगी सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वो इनिशियली शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी और आगे की डायनेस्टीज़ के बारे में सर, गेटिंग पॉइंट ओके। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वांटेड टू सीक गवर्नमेंट जॉब और कोर्टियर काइंड ऑफ अ पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ मुबारक शाह। तो अपीज़ करने के लिए लिखेंगे सर, है ना समझे? अब अपीज़ करने के लिए लिखेंगे तो उनकी राइटिंग के अंदर अगर आप समझिए तो एक प्रकार की गुणगान ज़्यादा होगी, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट ओके। और गुणगान ज़्यादा होगी तो अच्छा-अच्छा लिखने की शुरुआत तो कर रहे हैं। अब एक दिन लिख ही रहे थे, किसी ने कहा कि तुम जिसके लिए लिख रहे थे उसकी मृत्यु हो गई। बोले क्या बात कर रहे हो? सच्ची में? बोले हाँ। तो बोला अपॉर्च्युनिटी बोला आने से पहले खत्म हो जाती है सर ओके। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि मुबारक शाह वाज़ मर्डर्ड एज़ अ पार्ट ऑफ द नोबिलिटी प्रैक्टिसेस मैंने आपको शायद पिछले क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था और बताया भी था कि उसी की नोबल्स उसको लटका देते हैं सर ओके। तो मार देते हैं। तो मारने के कारण वी विल फाइंड कि इसको जो नौकरी मिलनी थी वो तो मिलेगी नहीं सर ओके। अब नहीं मिलेगी तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन सर ठीक है। तो इधर-उधर की बातें लिखेगा सर है ना समझे कि नहीं समझे? तो लिखना था उसको कुछ और, पर हो गया कुछ और सर है ना क्योंकि परिस्थिति बदल जाती है सर कैरिंग पॉइंट ओके। तो अल्टीमेटली फिर वो इस्लामिक हिस्ट्री इन इंडिया के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे सर कैरिंग पॉइंट ओके। तो इनकी राइटिंग के अंदर खासियत आपको ये मिल रही है कि ही विल बी राइटिंग अबाउट द इस्लामिक फ्रेमवर्क इन द थियोलॉजिकल क्लास इन द अर्ली डायनेस्टीज़ ऑफ दैट टाइम सर ओके। और बड़ी जो राइटिंग है ये राइटिंग के अंतर्गत उसने कारण बताया है कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ सर ठीक है। और फिर फाइनली थोड़ा बहुत कैजुअल राइटिंग कर दिया है। तो हिज सोर्स ऑफ राइटिंग इज़ वेरी लिमिटेड। सेकंडली ही इज़ हिमसेल्फ कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड, है ना? कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, हो गया कुछ और सर ओके। तो हो गया कुछ और उसके बाद फिर करोगे क्या सर? बैठे रहो सर ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कोर्ट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इनकी लिमिटेशंस थी सर ओके। तो पर्शियन हिस्टोग्राफी की चीज़ें समझ में आ गई आपको कि क्या कहानी है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू पर्शियन हिस्टोग्राफी सर ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें एक ऑथर का नाम मैंने बताया ठक्कर पेरू का नाम सर ओके। अब ठक्कर पेरू की स्टोरी क्या है और इनको थोड़ा इसमें ब्लैक बोर्ड से समझा देता हूँ, है ना समझे? तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट ही इज़ राइटिंग अबाउट इंडिया एंड व्हाट वाज़ हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट टाइम सर। कैरिंग ऑन ओके। तो ठक्कर पेरू इनको मैं ऐड कर दूँगा बाद में सर ओके ना समझे? ठक्कर पेरू की स्टोरी है कि ही बिलॉन्ग टू 14th सेंचुरी सर, है ना समझे? ये खिलजी के ट्रांजिशन में आए थे पावर के पावर मतलब राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे पॉइंट ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ये 14th सेंचुरी में मतलब 1300 के बाद वाले पीरियड के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे। ही बिलॉन्ग टू गुजरात सर, ठीक है ना समझे? अब देखो गुजरात से एक व्यक्ति ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिडिवल इंडिया और सल्तनत के पॉइंट ऑफ से लिखेगा सर करेंगे पॉइंट ओके। तो स्टोरी ये है कि हिज फादर वाज एम्प्लॉयड इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द खिलजी, है ना? ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब जो कॉइन्स और बाकी सारी चीज़ों को इश्यू करवाते हैं, मनी सर्कुलेशन और रॉयल मिंटिंग की जो कहानी है उसके साथ आपको यहाँ से मिलेगी सर करेंगे पॉइंट ओके। ठक्कर पेरू के साथ ये हुआ कि बिकॉज़ हिज फादर वाज एम्प्लॉयड इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट तो ऑब्वियस है कि इनको भी वहाँ पे जॉब लेगेसी के रूप में मिली, है ना? एंड बिकॉज़ ही वाज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही वांटेड टू टीच हिज सन वो अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। अपने बेटे का नाम था हिमपाल, तो हिमपाल को कहा कि भई देखो मैं रहूँ कि ना रहूँ बट मैं तुम्हें सिखा के जाऊँगा द ट्रिक्स एंड द ट्रेड वर्क कि कैसे करना है हमें ये सब करेंगे ओके। तो इन्होंने कॉइन्स और मेटलर्जी के बारे में लिखा है सर, समझे कि नहीं समझे? बट इन दिस बुक कॉइन्स एंड मेटलर्जी ही विल बी राइटिंग अबाउट हाउ द ट्रेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क। इंटरेस्टिंग कहानी है कि दिस बुक इज़ ऑफ प्राकृत लैंग्वेज सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर? ओके। ओरिजिनल बुक जो है ये प्राकृत के अंदर है सर। तो यू कैन इमेजिन कि ठक्कर पेरू एट दैट टाइम वाज़ रिटन राइटिंग इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ही वाज़ गाइडिंग हिज सन हाउ टू क्रिएट द कॉइन्स, हाउ टू मेक द डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है ना, अलॉयज को कैसे यूज़ करना है सर, ठीक है? और इस तरह से ज्वेलरी, मेटलर्जी और बाकी सारे क्राफ्ट के बारे में बताता है ना, धातु के बारे में सर, करेंगे ओके। तो जेम्स एंड ज्वेलरी की ये किताब लिखेंगे। ये जेम्स एंड ज्वेलरी की किताब जब लिखेंगे तो इसमें कुछ-कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है? क्योंकि खिलजियों के समय से इन्होंने लिखना शुरू किया था और ये जीबीटी तक सत्ता में रहते हैं, गयासुद्दीन बिन तुगलक तक सर, ओके। तो गयासुद्दीन तुगलक 1325 तक पावर में रहा सर, 1320-25 तब तक इनकी वो क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की डोमिनेशन थी सर, करेंगे ओके। तो इन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है, दे हैव रिटन मल्टीपल बुक्स ओके समझे। ये सब की सब बुक्स का नाम 2-3 बुक का नाम याद रखिएगा सर, ठीक है? एक का नाम है द्रव्य परीक्षा सर, समझे? द्रव्य परीक्षा इज़ अ नेम ऑफ अ बुक ओके ना समझे। जहाँ वो मेटल्स और कॉइन्स की जो द्रव्यता है मतलब जो लिक्विफिकेशन स्टेट में जब मेटलर्जी में यूज़ करते हैं तो चेक किया जाता है कि क्वालिटी क्या है सर, ठीक है? एक का नाम है रत्न परीक्षा। रत्न का मतलब क्या होता है आपके जेमस्टोन्स मतलब डायमंड या बाकी सारे बेसिकली जो पत्थर है, स्टोन्स की है, उसकी ये बताने की कोशिश करेंगे सर, करेंगे ओके। इसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें लिखने की कोशिश की है सर, ओके। तीसरी इन्होंने किताब लिखी है धातु पट्टी। धातु पट्टी इज़ अ बुक अबाउट धातु। धातु समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर, ठीक है? कि मेटलर्जी के पूरे विज्ञान के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है सर, ठीक है ना समझे? और ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि मेटल को कैसे स्मेल्ट करना है, फाउंड्री में कैसे डालना है, कैसे पिघलाना है और फिर अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। एक और इन्होंने किताब लिखी थी भूगर्भ के ऊपर। भूगर्भ इज़ एक्चुअली द माइनिंग एस्पेक्ट सर, ओके। सो द नेम ऑफ द बुक वाज़ भूगर्भ प्रकाश, ओके ना समझे? सो अंडर द भूगर्भ प्रकाश ही टॉक्स अबाउट द सॉइल्स, है ना? कि व्हिच सॉइल कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड जेम्स कि कौन सी पानी के अंदर या कौन सी जमीन के अंदर से आपको ये मेटल या स्टोन्स और ये सब कुछ मिलेंगे सर, ठीक है ना? ओके। तो ओवरऑल ही इज़ राइटिंग कंसिस्ट ऑफ वेरी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, ओके ना? द्रव्य परीक्षा, रत्न प्रकाश, धातु पट्टी, भूगर्भ प्रकाश। इसके रत्न परीक्षा सॉरी, ओके। इसके सिवा ही विल बी राइटिंग अबाउट अ बुक कॉल्ड एज़ वास्तुसार, ओके। वास्तुसार वाज़ अ बुक अबाउट आर्किटेक्चर एंड हाउ टू मेक अप द बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स एज़ वेल सर, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि this book did not had much of political history, but it in the background talked about the coinage, the development of currency system from the Khilji dynasty to the GBT. It also talked about the political control over the minting department, royal minting department, है ना? रॉयल मिंटिंग डिपार्टमेंट क्यों था? क्योंकि राजा अपना कंट्रोल करके रखता था, है ना? वो एमबीटी ने किया नहीं तो मार पड़ी उसको। मैंने पढ़ाया था आपको कि वो जो टोकन करेंसी जब लागू की गई, तो टोकन करेंसी के बाद क्या हुआ सर, है ना? तो 4-5 किताबें हैं इनकी, प्राकृत लैंग्वेज की कहानी याद रखनी है। अपने बेटे के लिए उन्होंने किताब लिखी थी, पर उसमें बैकग्राउंड में राजाओं की थोड़ी बहुत बात याद आती है। अब आपको ये 5-6 किताबें तो कोई थोड़ी याद रहेंगी सर, ठीक है? हाँ, तो दे आर इन प्राकृत लैंग्वेज। ये गुजरात से थे ना, तो गुजरात में तो प्राकृत चलती थी सर, ठीक है? तो दिस शोज़ कि एक्चुअली क्या था कि अभ्रंश हो चुका था बाय दैट टाइम सर, ओके। प्राकृत अभी भी चलती है बाय द वे सर, ठीक है? वो बेसिकली एक आपकी ये जो किताब है ना क्या कहते हैं धातु पत्ती एंड द्रव्य परीक्षा, उसमें त्रिधातु की बात करते हैं। त्रिधातु इज़ द मिक्सिंग ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर कि कैसे इन तीनों को इकट्ठा करके अल्टीमेटली हम बना सकते हैं स्मेल्ट करके ओके ना समझे? तो ही टॉक्स अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अराउंड ओके। और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, रॉयल कंट्रोल ओवर द ट्रेजरी सर, ओके। तो मिंटिंग डिपार्टमेंट के हेड के रूप में उन्होंने थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें लिखी है कि भई देखो तुम वस्तु बनाओगे, तो कैसे तुम्हें सुल्तान को कन्विंस करना है। दूसरी चीज़ हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में बाय द टाइम नॉन मुस्लिम्स जो थियोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से परस्यू किया गया है, पर उतने नॉन मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व थे, समझे आप, है ना? क्योंकि खिलजी के समय पे हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन हुआ, राइट? सो अंडर द खिलजी रिवॉल्यूशन द पिक्चर बिकेम वेरी क्लियर कि ही विल बी अब्सॉर्बिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड बैकग्राउंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड।
तो उसमें ये व्यापारी लोग था मूलतः से ठक्कर कम्युनिटी, अगर आप लोहाना कम्युनिटी जिना जहाँ से बिलोंग करते थे, जिना के फोरफादर्स ठक्कर होते थे, ठीक है। सो लोहाना कम्युनिटी से थे एंड वी विल फाइंड गुजरात कच्छ वाले रीजन से। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ये बिजनेस कम्युनिटी थी और फिर इनकी इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हुई तो राजा इनसे प्रभावित होकर इनको हेड बनाता है, समझ लो, है ना। तो इस तरह की चीजें मतलब गेटिंग ओके। तो चीजें समझ में आ गई कि मिंटिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज था सर, ओके। और मिंटिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज अगर इनको अपॉइंट किया जाता है तो एक इंटरफेस है, इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आई कि राजा मेरिट को अभी भी मान्यता दे रहा है सर, ओके। वो देख रहा है कि भाई देखो इनका धर्म संप्रदाय जाति कुछ अलग होगा, समझे, बट विल मेक श्योर कि भाई ये बंदा काम का है तो उसको साथ में ले लो सर, ठीक है। और वो भी खिलजी के समय पे सर, ओके, जहाँ बोला गया कि इतना सारा वो है ना कि परसिक्यूशन हुआ। तो देखिए किंगशिप नोस नो किंगशिप का कांसेप्ट आपको मिलेगा। वो दिखाने के लिए थियोक्रेसी, गाजीज्म और ये सब कुछ मिलेगा सर। वो कहेगा कि मैं गाजी बन गया, मैं जिहाद करने गया, ये करने गया। अब तू जिहाद करने गया तो तू जिनसे पैसा छपा रहा है सर, ठीक है, वो तो तुम्हारा नॉन मुस्लिम है सर, ठीक है। उसको तुमने इंचार्ज बना और मीटिंग डिपार्टमेंट तो तुम्हारी पूरी इकोनॉमी चला रहा है सर, है ना। वही सिल्वर टंका गोल्ड दिनार और आपका रुपया इशू करवा रहा था, ठीक है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कि भाई नहीं कैसे भी करो सर, है ना। तो इसमें इनमें काफी सारी चीजें लिखी है और कॉइनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इन्फॉर्मेशन हमको मिली सर, समझो। तो ये प्राकृतिक लिटरेचर याद रखना सर, गेटिंग ओके। ज्यादातर राजा लोग अगर आप समझिए कि प्रैक्टिकली है सर, ये शक्ति उनको दिखाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा सर। बट मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स, ओके, दे रियलाइज दिस पार्ट कि पब्लिक लाइफ में कुछ और कार्य करेंगे, पर्सनल लाइफ में कुछ और करेंगे सर, है ना। वास्तुशास्त्र वाज अ बुक वाज ऑन आर्किटेक्चर एंड वास्तुशास्त्र, यस एग्जैक्टली सर, ओके। सो दिस बुक वाज टॉक अबाउट हाउ टू ले फाउंडेशंस, वेयर टू कीप द विंडोज, वेयर टू कीप द डोर्स, है ना, समझे, वेयर टू प्लेस आउट सर्टेन रूम्स इन द हाउस, किचन कहां पे होना, वास्तुशास्त्र में पता तो है आपको सर, ठीक है। तो एनर्जी के साथ है ना पूरा जुड़ा हुआ द होल वास्तुशास्त्र। लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, भाई वो एनर्जी है सर, ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, है ना, समझे, कि कैसे। तो उसके साथ इट्स मोर ऑफ इट्स साइंस, हो गया ना, समझे। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब ना तो हवाबाजी है कि भाई इसमें ऐसा ही होना चाहिए। काफी लोगों को लग रहा है, पर यही विज्ञान के रूप में अगर आप पेश करोगे तो लोगों को लगेगा बहुत बढ़िया है। वो कहता है कि किचन का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन करो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई सनलाइट आएगी किचन के अंदर तो ठीक रहेगा, है ना। इट्स एज सिंपल एज इट कैन गेट ना सर। आप एकदम क्लोज्ड स्फीयर में किचन रखोगे जहां सनलाइट ही नहीं पहुंच रही है तो खाना, बहुत सारी वस्तु ऐसी वो सड़ जाएगी सर। तो सनलाइट, नेचुरल लाइटिंग होगा तो फायदा होगा, सर्कुलेशन भी रहेगा, धुआं भी बाहर जाएगा सर, सनलाइट आएगी खिड़की आप खोलोगे, समझे। तो क्या उसमें विज्ञान नहीं है? तो ऐसा थोड़ी है सर, गेटिंग ओवर। समझ आया कि नहीं? बहुत सारी चीजें नहीं, लोग लग रहे नहीं ये ऐसा देखो ये वास्तु वाला बोल रहा है, गलत ही कर रहा होगा सर। एक्चुअली वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को फंसा दिया गया है, समझे। फंसाने का मतलब क्या है कि काइंड ऑफ तुम्हारा जो काइंड ऑफ ना कॉलोनाइजेशन जो हुआ, ये कॉलोनाइजेशन के चक्कर में तुम अपनी आइडेंटिटी घुमा चुके हो, है ना। तो इसके चक्कर में ये सब चीजें होता रहता है। खैर चलिए लेट्स मूव, ओके। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट है सर, ओके। इसके सिवाय आपको मिलेंगे इंशा डॉक्यूमेंट्स एंड वी विल सी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मलफूजा टेक्स्ट एज वेल सर, ओके। 5 मिनट इसकी बात करते हैं, छोटा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट अबाउट द इंशा ट्रेडिशन। देखो यहाँ से सवाल नहीं आया है वीडियो हिस्ट्री के ऊपर, जो आया है वो यहाँ से आया है सर, ठीक है। वो अभी 2023 में भी आया था इस बार, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे सर। छोटा ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं, चलो। हाँ भाई शुभम, क्या खाना है तुम्हें? पापड़ा जलेबी खाना है? इधर आओगे तो खिलाऊंगा सर, ओके। एक्चुअली एक आती पापड़ी और एक आता फाफड़ा। बाहर जाता हूँ ना, बाहर मतलब एक बार मैं कहीं था आउट ऑफ स्टेट, तो वहाँ गुजराती फरसान था। तो दुकान मतलब जो बेच रहा था बोला फाफड़ा है, मैंने बोला फाफड़ा नहीं है। फिर वो खमन और ढोकला को भी एक कर दिया, बोला खमन ढोकला है। मैंने बोला डोंट एंग्री मी, समझे। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ, बोले, मैंने बोला हुआ क्या है? स्वीट स्वीट की दुकान थी, स्वीट्स में सब कुछ मिल रहा था, खाने पीने की कचौड़ी है, वो तो गुजराती फरसान भी थे। तो बोले खमन ढोकला है वो जो बेचने वाला बंदा था। मैंने बोला ये ढोकला और खमन अलग होता है दादा, समझे, है ना। डोंट एंग्री मी। मेरा दोस्त बोलता है तू इतना बौखला क्यों गया? मैंने बोला भाई इमोशन है ये तो सर, समझे, तुम ऐसा थोड़ी कर सकते हो। खैर चलिए, तो है ना, इमोशन तो है सर। चलो, तो कहानी क्या थी, हम वापस आते हैं और हम बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू कच्छ महोत्सव होता है मोस्ट ऑफली आफ्टर नवंबर, मतलब नवंबर में दिवाली के बाद खुलता है। नॉर्मली 3 महीना रहता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। और रण फेस्टिवल उसको कहते हैं, कभी समय मिले तो जाइएगा। पैकेज है उसका बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत टाइम पहले गया था, मतलब आई वेंट देयर मोस्ट ऑफली, कब गया था, 8-9 साल तो हो गए होंगे सर, उससे भी पहले गए होंगे सर। आपको ये प्रोबेशन वालों को लेके जाते हैं जो यहाँ पे आते हैं ना गुजरात दर्शन वाले में, तो वहाँ आपको लेके जाएंगे सर, चिंता मत करिए सर। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी लाइन एंड अबाउट द इंशा ट्रेडिशंस। इंशा के बाद हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हुआ सर, ठीक है। अब देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू गुजरात का लोग नहीं मिलती था उतनी जल्दी गुजरात का आगमूट, आगमूट मतलब जिनको दिल्ली में रहना है और बाकी गुजरात काडर में मतलब है ना ऑलमोस्ट
पहला प्रेफरेंस मतलब जो अब तो जोन वाइज हो गया ना, यू माइट बी अवेयर अबाउट, ओके। तो एक जोन से आपको एक कार्ड लेनी है, दूसरे जोन से दूसरी कार्ड लेनी है, तीसरे जोन से। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, जिनका होम स्टेट के बाद तुरंत ही वो गुजरात लेते हैं। मतलब ओरिजिनली से फॉर एग्जांपल यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, बट पहला वो जोन अपना यूपी वाला जोन डाल दिया एक ऑप्शन, दूसरा यहाँ डालेंगे सर, वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा सर। तो अच्छा रैंक बहुत चाहिए उसमें, समझे कहने की बात ये है। और अच्छा रैंक नहीं मिला तो फिर ठीक है, वरना तो बहुत दिक्कत आएगी सर, समझे। खैर चलिए वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत इंशा ट्रेडिशंस आर अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंशा के साथ साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इंशा आर दी ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग दैट इवॉल्वड इन द दिल्ली सल्तनत। दूसरी आपको मलफूजत देखने को मिलती है। मलफूजत के ऊपर आपको 2 बार सवाल आ चुके हैं सर, ठीक है। इंशा का मतलब होता है निर्माण करना सर, कैरिंग ऑन, ओके। एंड निर्माण क्या किया जाता था ऑथर्स के द्वारा, और बाकी सारी राइटिंग्स हमको यहाँ से देखने को मिलेगी जो सुल्तान के कोर्ट में मिल जाएगी सर, कैरिंग ऑन, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि देयर आर मल्टीपल इंशा ट्रेडिशंस दैट वर कंपोज्ड बाय द कोर्ट ऑथर्स, एंड दिस कोर्ट ऑथर्स एक्चुअली क्रिएटेड द स्पेसिफिक टाइम ऑफ राइटिंग्स टू हाइलाइट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये एक एपिस्टोग्राफिकल राइटिंग थी जिसको स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है। स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है, उसका मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि उसकी ऑब्जेक्टिव वी विल सी कि एक स्पेसिफिक वस्तु के साथ जुड़ी हुई थी, कोर्ट के अंदर बैठे हुए। इसमें कभी-कभी अगर आप देखोगे तो कॉरेस्पोंडेंस आ जाती है। कॉरेस्पोंडेंस का मतलब है कि राजा के किसी के साथ संवाद हुए हो, इंटरनल आपको संवाद होते हुए मिलेंगे, वो भी बेसिकली इंशा के अंदर मिलेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि राजा ये पूरी की पूरी कॉरेस्पोंडेंस और ये ट्रेडिशन को बनाने के लिए कुछ-कुछ बार उसका डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे, उसको कहते हैं दीवान इंशा, है ना? So these are the documents which were created with specific objective in the Sultanate, sir, carrying on, okay? And this will include the personal letters, the correspondence, and the working of the administration at that time as well, sir, okay? तो स्पेशली एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया और कहा गया कि तुम लिखो, तुम्हारा काम ये है कि राजा का जो संवाद हो रहा है, राजा किसी को गवर्नर्स को लिख रहा है, गवर्नर्स राजा को लिख रहे हैं, अंदर अंदर की जो बातें होगी वो सब कुछ इसके अंदर से आपको मिलेगा, समझे। तो इस तरह से इंडिया ट्रेडिशंस निकल के आए। इंशा ट्रेडिशन में कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि कभी एक्सेजरेशन हो जाता है, क्योंकि अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ कुछ थे इंशा के रूप में तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर जेन्युइन, नॉर्मली जेन्युइन थे। बट अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिखे गए हैं तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर एक्सेजरेशन भी मिल जाएगा, समझे कि नहीं? अब जैसे आमिर खुसरो ने भी इंशा ट्रेडिशन लिखा। आमिर खुसरो की किताब है इजाज़ खुसारवी, मैंने आपको शायद कल के क्लास के अंदर भी बताया था। इजाज़ खुसारवी इज टॉकिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी's गवर्नेंस सिस्टम, इफ यू आर एबल टू रिकॉल आमिर खुसरो। तो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड हिज कंट्रीब्यूशन, और वो अलाउद्दीन खिलजी की गवर्नेंस और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं सर, ओके, ये वाली, है ना? तो ये मसनवी के साथ-साथ इंशा ट्रेडिशन के रूप में भी कंसीडर की गई है सर, कहीं ओके। सो वी विल फाइंड कि ऐसे तो मसनवी कहते हैं, पोएट के फॉर्म में है, पोएटिक फॉर्मेट में है, बट इट आल्सो टॉक्स अबाउट द इंशा, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में इसको कंसीडर किया गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो किताब है, ये ऐसी सब किताबें आपको मिलेगी तो सही सोर्स के रूप में, बट इनकी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कम मिलती है ना? क्योंकि कुछ-कुछ बार एक्सेजरेशन हो जाता है, कुछ-कुछ बार आप समझने की कोशिश करोगे तो इमेजिनेशन आया है। कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए, मैंने बताया उसकी फैमिली हिंदू मदर हुआ करती थी, वो सब आपको मिल जाएगी। बिकॉज़ ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में थे अलग से, है ना? इसके ऑफिशियल्स लिखा करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो हमें टैक्सेस और रेवेन्यू के बारे में पता चलता है सर, है ना? और भारत के अलग-अलग राज्यों के अंदर जो इंशा ट्रेडिशंस निकल के आए, उसमें अलग-अलग कोर्ट्स के अंदर आपको मिलेगी। जैसे महमूद गवान करके एक राजा था ऑफ द सल्तनत, दक्कन सल्तनत में सर, ओके। ये फिरोज बहमनी सुल्तान में सर, ओके, महमूद गवान। तो इसके बारे में हमें पता है, ये पर्शियन था, ये ताजुल मसीह था। ताजुल मसीह का मतलब ये है कि वो मर्चेंट, रॉयल मर्चेंट कम फ्रॉम पर्शिया, भारत का राजा बन गया सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि उसके समय पे एक रियाजुल इंशा लिखी गई, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चला सर, ठीक है? सो इट टॉक्स अबाउट द सोशियो कल्चरल, द पॉलिटिकल एंड लिटिल बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कैरिंग ऑन, ओके। एंड इन सबको इकट्ठा करके ये इंशा ट्रेडिशन हमको यहाँ से मिलेंगे। अब हर एक इंशा की अपनी-अपनी खासियत है, कुछ-कुछ में फायदे हैं, कुछ-कुछ में लिमिटेशन है। हमें ओवरऑल इंशा के ऊपर से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि दे आर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर क्रिएटेड। ये इंशा के साथ-साथ वी विल आल्सो फाइंड कि एक और इसकी कैटेगरी है एज़ अ सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओके। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंशा एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? तो इंशा डॉक्यूमेंट्स वर सच डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर क्रिएटेड अंडर दीवान इंशा। मैंने बताया ना कि उसके एक स्पेशल डिपार्टमेंट था, दीवान का हेड होता है। दबीर उसे सेक्रेटरी जो लिखते थे सर, ठीक है ना? दूसरी आती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओके। सो दिस विल गो बियॉन्ड द इंशा। देयर आर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर इश्यूड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो एक डॉक्यूमेंट है जो काजी ने इश्यू किया है, वो इंशा का पार्ट नहीं है। एक डॉक्यूमेंट वी विल सी कि सुल्तान खुद फरमान के रूप में कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट निशान के रूप में है, जो कोई युवराज ने या प्रिंस ने कोई इश्यू किया है। एक डॉक्यूमेंट परवाना के रूप में है, जो परमिट के रूप में है। तो अदर देन इंशा जितने भी डॉक्यूमेंट दिल्ली सल्तनत में शुरू हुए, उनको कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, है ना, गैजेट के रूप में। इंशा समझ में आया कि नहीं आया? दे आर द टू बिग सोर्सेस थ्रू व्हिच वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वी कैन से द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इनसे हमको कुछ-कुछ चीजें समझ में आती है सर, ओके। अब जैसे ज़वाबित था, ज़वाबित याद है? देयर वर द रॉयल ऑर्डर्स इश्यूड बाय द किंग, है ना? फरमान था ना एक तरह से। तो ज़वाबित वर कौन? राजा के द्वारा रॉयल डिग्री इश्यू की जाती थी। तो इश्यू किया गया है स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर लिखेगा कि तुमको अमल करना है, इसको लागू करना है, करेंगे अपन, ओके। जैसे एक थे दस्तखत या दस्तक या दस्तूरुल अमल। दस्तूरुल अमल वर दी अमल मतलब कैसे लागू करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से इन द मिडिवल इंडिया अलोंग विद इंशा we will also come to know about other form of documents. They were the documents in the form of official historiography. This includes farmans which were issued by the emperor. This includes nishans which were order issued by prince, युवराज के रूप में जो issue किया गया. This include the parvanas were the kind of permits, है ना? And this will also include some kind of हुक्म, है ना, समझे, जो राजा के द्वारा या मंत्री के द्वारा issue किया गया सर, ओके, करेंगे। This will also include the दस्तूरुल अमल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से रेगुलेशंस किए गए हो सर, ओके। तो आमिर खुसरो बताता है कि देखो राजा ने अलग-अलग प्रकार के फरमान इश्यू किए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर, करेंगे, ओके। तो we will come to know the official documents were also one of the main source of history, ये नहीं है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इन कॉम्प्रिहेंडिंग दी आई वुड से मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सर, ओके ना, समझे। तो हम जब सोर्सेस के बारे में देखेंगे तो हमें सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें पता चलनी चाहिए कि भाई देखो दिस आर द मेन सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग अबाउट द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसके सिवाय वी विल सी दैट हमें एक और ट्रेडिशन देखने को मिला इस दौर के अंदर निकल के आया, इसको कहते हैं मालफूजत, ओके ना, समझे। एंड मालफूजत आल्सो गिव्स अस द डिटेल अबाउट द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मालफूजत के ऊपर से दो बार आपको सवाल पूछे गए हैं सर, ओके। एक सवाल आपको पूछा गया बेसिकली कुछ साल पहले, ये 2013 या 15 के बाद में होगा, 16-17 के आसपास होगा। और दूसरा सवाल आपको अभी पूछा गया, मतलब ना आफ्टर 2015 के बाद या 16 में, मेरे को याद नहीं है, बट एक्जेक्टली उसी के आगे पीछे के सालों में पूछा गया। और दूसरा सवाल इस साल आया सर, ठीक है। इस साल मतलब जस्ट इन दिस ईयर in 2023 mains examination they had asked you about Sufi writings, okay. So Malfuzat were the text issued by the Sufi authors or the Sufi saints
और द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सूफी सेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिसाइपल्स एंड अदर पीपल। ओके, तो मलफूजत के ऊपर आपको 2 बार 10-10 मार्क के सवाल यूपीएससी ने पूछे सर। ओके, इस बार पूछ दिया 2023 के अंदर, इन 2023 दे हैड आस्क्ड यू कि डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ सूफी लिटरेचर एज इंपोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इट इज नथिंग बट मलफूजत। मलफूजत एंड मकतूबत है ना, 2 है, तो उसमें मलफूजत ही सबसे मेन है सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें तो मेनली एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। सोर्स तभी समझ में आएगा जब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस में देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसने लिखा है, कौन सी बुक लिखी है सर। ठीक है, तो पहले थीम याद रखना, थीम याद रहेगी तो 1-2 किताबों का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मलफूजत वर एक्चुअली द सोर्स ऑफ राइटिंग ऑफ द सूफी ऑथर्स or source through which we come to know about the Sufi literature. And there was one more text called as Maktubat, which was in the form of letters. Okay? There were certain biographies that were written in the form of Sufi authors as well. Okay? So when the Sufi saints came to India, they started settling in the form of silsila. silsila मतलब चिश्तियों का अपना सिलसिला था, सुहारवादियों का अपना सिलसिला था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम नशकबंदी का अपना सिलसिला था सर, है ना, नगोरी जो जो हमें नगोरी हो गए, उनकी अलग से सिलसिला नागौर के अंदर निकल गया, हम लोग चिश्तियों से लाइन से थोड़े। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग सिलसिले थे ना, संप्रदाय जो कहते हैं, ये सिलसिले के अंदर जो पीर और मुरीद के बीच में संवाद हुआ और कोई पीर की बायोग्राफी लिखी गई, ये सबका कंपाइलेशन सूफी लिटरेचर में मिलता है। दैट आल्सो गिव्स द डिटेल अबाउट वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ द सूफीज़्म इन इंडिया एंड द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम, है ना, समझो। So there were documents, and they were in the form of the Malfuzat text that were written in Persian language. There were exchanges between Peer and Murid at that time, sir. Okay, and we will come to know कि the Peers they will be interacting with other people as well. Okay, अब जैसे नाथपंथी संप्रदाय है सर, है ना, समझे, या बेसिकली ये नाथपंथी योगी संप्रदाय है, मतलब गुरु गोरखनाथ वाला जो संप्रदाय है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इनके साथ सूफियों के क्या संवाद हुए, जैसे सूफियों ने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी, है ना, ट्रांसेंडेंस का जो पार्ट है उसमें, जो ब्रीदिंग का कंट्रोल का पार्ट एक जो है वो इसके साथ बेसिकली आपको बहुत देखने को मिलता है सर। ओके, तो इस तरह की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर। ओके, वी विल फाइंड कि इन मेनी ऑफ द टेक्स्ट वी कम टू नो अबाउट, जैसे औलिया की है सर, निजामुद्दीन औलिया की बाकी सारे लोगों के साथ कैसे संबंध हुआ करते हैं चिश्ती संप्रदाय के साथ। ओके, वैसी कुछ किताबें सिलसिला के रूप में सुहरावादी सिलसिला की बात करती है। अब निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू द चिश्तियास, दिल्ली में थे, राइट, दिल्ली में आजू-बाजू के विस्तार में जो नाथपंथी संप्रदाय थे उनके साथ संबंध कैसे उसकी बात पता चली। वैसे एक सुहरावादी सिलसिला है, सुहरावादी सिलसिला मुल्तान में बहुत पॉपुलर हुआ सर। ठीक है, वहाँ पे वी कम टू नो कि सुहरावादी लोग जो है वो पॉलिटिकली और कल्चरली थोड़े एक्टिव थे कंपेयर टू द चिश्तिया। चिश्तिया अपने आप को गरीब नवाज के रूप में, है ना, क्योंकि ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का मानना था कि हमें कोई भी प्रकार की पॉलिटिकल पेट्रोलिंग नहीं लेनी चाहिए, ना ही सुल्तान अगर हमको हेल्प कर रहा है तो वो स्वीकारना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ये जो सिलसिला है क्या कहते हैं सुहरावादी, वो पॉलिटिकली और जो प्रॉस्पेरिटी है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी उसको स्वीकारता था। तो हुआ क्या कि सुहरावादी सिलसिले के जो सूफी थे वो थोड़े पॉलिटिकली एक्टिव थे और वेल टू डू थे। तो उनकी जो मलफूजत लिखी गई, उनकी जो किताबें लिखी गई सर, वहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि दे विल बी राइटिंग मोर अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड द कल्चरल लाइफ एंड द लीजर एक्टिविटीज ऑफ द सूफी सेंट्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, तो कुछ-कुछ किताबों में हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री है, जहाँ चिश्तीज़ अपनी गिफ्ट नहीं स्वीकारेंगे और सुहरावादी इस विशेष प्रकार की रॉयल पैटर्नेज को एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें पता चल रहा है सर। कैरी ऑन। ओके, कुछ-कुछ मलफूजत के अंदर सूफी संत के साथ कोई मुरीद ने अपने जीवन को या अपने जीवन के 2-5 साल दिए हैं, उसके बारे में पता चलता है सर। ठीक है, सो देयर इज अ हेगियोग्राफी ऑफ अ शेख, शेख इज द सूफी ओनली। ओके, एक्चुअली इनको पीर भी कहते हैं, इनको मुर्शीद भी कहते हैं, इनको शेख भी कहते हैं, इनको वली भी कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स व्हिच आर एट्रिब्यूटेड टू द सूफी सेंट्स। ओके, एंड मतलब टाइटल्स। ओके, और इन टाइटल्स के अंतर्गत अगर कोई मुरीद, मुरीद इज द डिसाइपल, अगर कोई मुरीद ने कुछ समय अपने जीवन में स्पेंड किया है अपने पीर के साथ या अपने वली के साथ, अपने मुर्शिद के साथ, अपने शेख के साथ, तो वो भी उसको मेंशन करेंगे मलफूजत के अंदर। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी रेवलेशंस which are highlighted and that is one of the reasons कि all of this is discussed in the Malfuzat। समझ में आया कि नहीं आपको? तो इसमें जैसे एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक was very much influenced towards the Sufism। ओके, निजामुद्दीन औलिया इसके इनिशियली पीर हुआ करते थे, फिर लेटर ऑन आपको हमीउद्दीन नागौरी मिलता है, ये जो मैंने बताया ना, हमीद नागौरी जो क्या कहते हैं नागौर से थे, राजस्थान में नागौर करके एक जगह है, वहाँ से नागौरी ये सिलसिला बहुत पॉपुलर हुआ। तो एमबीटी इनको फॉलो करते थे सर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एमबीटी इनको फॉलो करते थे तो इनके साथ क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, है ना, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि राजा और पीर के बीच में संबंध, पीर और उनके मुरीदों के बीच में संबंध, एक पीर के दूसरे संप्रदाय के साथ क्या संबंध थे वो, और इट इंक्लूड्स एक सिलसिला दूसरे सिलसिला से कैसे अलग था, वो भी हमको मलफूजत के अंदर समझ में आया। पिक्चर समझे कि नहीं समझे? इसमें एक और एडिशन हुआ मकतूबत का। मकतूबत वर काइंड ऑफ लेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस लेटर्स वर एड्रेस्ड बाय द सूफीज टू द डिसाइपल्स अक्रॉस द कंट्री। समझे कि नहीं? दिस लेटर्स वर लाइक कि कोई डिसाइपल ने कंप्लेन की है, किसी ने कोई क्वेरी पूछी है, किसी ने कोई जीवन को लेकर कोई दुविधा है सर, है ना, समझे? वो इसके बीच इनके बीच में डिस्कशंस हुए सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कहीं पे अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कोई शेख की बायोग्राफी है ना, तो बाबा फरीद आपको नाम होगा, तो बाबा फरीद के ऊपर वी विल सी कि जवाहिर ए फरीदी यहाँ लिखा है, नहीं लिखा सर। ठीक है, तो देयर वाज अ बुक दैट वाज रिटन कॉल्ड जवाहिर ए फरीदी सर। ये भी मलफूजत का एक पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी विल फाइंड कि सदर करके आपको एक टेक्स्ट मिलेगी सर। ओके, या यहाँ आप देखोगे तो जलालुद्दीन बखरी करके एक ऑथर है, इन्होंने मलफूजत लिखी थी सुहरावादी सिलसिला के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ठीक है, यहाँ आमिर रदन सिद्दी करके एक ऑथर मिलेंगे, इन्होंने फावाइद अल फुआद, मतलब है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम सर। ओके, बट ये जवाहिर फरीदी याद रहेगा क्योंकि वी विल कम टू नो कि बाबा फरीद के ऊपर है, शेख फरीद के ऊपर है सर। ठीक है, और उसमें बाबा फरीद के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, उनके जो मिस्टिकल काइंड ऑफ अनुभव जो थे वो शेयर किए गए हैं सर। ओके, तो इस तरह से वी विल फाइंड सो मेनी बायोग्राफीज वर कंपाइल्ड, so many discussions was there and it gives us the detail about the life of the Sufis which was not available in any of the royal documents or the court authors as well, है ना, समझे? तो it's a religious cultural life encompassing the political, geographical and the contemporary practices followed by the other communities as well, sir, समझे? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव किताबें है सूफी सिलसिलाओं के अंदर से हमको ये जानकारी, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ये उसकी अच्छी बात होगी सर, गेटिंग। अब दूसरी बात क्या होती है सर? ओके, मकतूबत व लेटर्स, लेटर्स और कॉरेस्पोंडेंस, कॉरेस्पोंडेंस के अंदर दूर-दूर के विस्तार में, अब जैसे एक पीर है, वो पीर बैठे हुए हैं अजमेर में या दिल्ली में बैठे हुए हैं या दक्कन में गुलबर्ग में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, समझे? बंदा नवाज यशोधराज का नाम सुना होगा आपने, ही वाज आल्सो सूफी, राइट? सो ही वेंट टू गुलबर्ग आफ्टर तुगलक्स साउदर्न कैंपेन। ओके, तो द मोहम्मदन तुगलक नीचे साउथ में गया तो ही टूक अलोंग द सूफीज विद हिमसेल्फ, ओके, सो दैट वो वहां पे रहे, वहां पे खाना बनाए और उनको पेट्रोनेज भी दिया और फिर वहां बेसिकली रिलीजियस एक्टिविटीज का भी काम करे। तो बंदा नवाज यशोधराज के साथ ये हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके शिष्य, उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, उन्होंने संवाद किया। ये संवाद में लेटर लिखे जाते थे, तो लेटर में मकतूब बताया, ठीक है? तो एक है मलफूजत और दूसरा है मकतूबत। These are the two forms of Sufi literature. Okay, both of these forms actually gives us the detail about the Sufi history of that time. Okay, इसमें बहुत सारे सूफी संतों के बारे में हमें पता चलता है। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है, साइकोलॉजी का पार्ट है ये, कि आप जैसा सोचते हो वैसा आपको दिखता है। समझ आ रहा है आपको? अगर आप सोचोगे ना कि भूत एग्जिस्ट करते हैं और आप पूरा दिन भूत 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 कल्पना करते रहोगे, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कल्पना का जो करने का जो विचार है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसको थियरी ऑफ कंफर्मिटी के रूप में पहचानते हैं। एंड देन आपको हर जगह भूत दिखेगा, कुर्सी के ऊपर बैठोगे आवाज आएगी भूत दिखेगा, समझे? यहाँ कुछ हो रहा है, ये देखो कुछ हरकत हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक है, समझे?
अंडरस्टैंड योर ब्रेन प्लेस विद दिस, ओके। यही चीज रिलेशनशिप में भी होती है, राइट? अब होता क्या है कि मलफूजा एज अ टेक्स्ट वाज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफीज, हेगियोग्राफी। So when a disciple is writing about his Sufi saint, he'll be exaggerating certain things as well, sir. Getting your point. So he'll be praising the Sufi saint. So once you praise the Sufi saint, what do we see? कि the authenticity of the text is correct or not? जैसे अगर आप समझिए कि बाबा फरीद के ऊपर जो दवारे फरीदी लिखी गई है, फॉरगॉट हिज नेम, अब्दुल ऐसा कुछ नाम था उनका, जो इनके ऑथर थे, इन्होंने बाबा फरीद के ऊपर बहुत मिरेकलस स्टोरीज बताई है जो नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड नहीं थी, समझिए। तो बेसिकली क्या ये सही होगी या गलत होगी, एक सवाल आता है ना? अगर सूफी मतलब पीर और मुरीद के बीच में रिलेशन कैसा है वो भी मैटर करता है। अब जैसे औलिया के बारे में हमने आपको डिस्कस किया कि उनके और अमीर खुसरो के बीच में जो संबंध थे वो बड़े क्लोज रिलेशन थे, राइट है ना? तो अमीर खुसरो औलिया के बारे में जो भी लिखेंगे तो उसमें प्रेज बहुत होगा, सर, करेंगे हम लोग। तो ये भी चीज़ हमको यहाँ से मिलेगी। दूसरी टाइम एंड स्पेस का डायमेंशन मिसिंग होता है इसके अंदर से, है ना? लिटरेचर की अपनी लिमिटेशन है ना, सर, ओके। सो नो डाउट इट गिव्स अबाउट द सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम, बट इट आल्सो कंटेन्स सर्टेन लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इज विद रिस्पेक्ट टू एम्बिग्यूटी ऑफ ऑथरशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द शेख एंड द डिसाइपल। वी आर नॉट श्योर कि द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज करेक्ट और नॉट, सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So that is one of the reasons we will come to know कि it becomes difficult to comprehend as a complete source of history. It requires a very careful reading of the source, and the background of the author concerned has to be checked first of all. समझ में आया कि नहीं आपको कि व्यक्ति कौन लिख रहा है? अगर थर्ड पार्टी लिख रही है तो करेक्ट होगा। थर्ड पार्टी लिख रही है क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिवली लिखती है। कोर्ट ऑथर जैसा है ना, सर। कोर्ट ऑथर में क्या प्रॉब्लम था? कोर्ट ऑथर प्रॉब्लम था, कोर्ट ऑथर, ओके। द सेम प्रॉब्लम वाज कोर्ट ऑथर जो भी लिखते थे उसमें प्रॉब्लम यही था कि वो कोर्ट में बैठ के लिखेंगे तो थोड़ी बहुत आपको स्विंग मिलेगी एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर। तो दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बट दे आर नॉट द कंप्लीट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो देखो इतिहास में तो स्रोत के ऊपर डिबेट तो होगी सर, और इसके लिए यूपीएससी ने आपको 2 दफा पूछ दिया। यहाँ पूछा इवैल्यूएट करिए, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। इधर पूछ दिया इवैल्यूएट कर दीजिए, समझे, है ना? और दूसरी कहानी अगर आप समझे तो यहाँ पूछा डिस्कस करिए। 2023 में पूछ दिया डिस्कस, सेम सूफी लिटरेचर। मालफूजत मेनली मुरीद लिखते थे, ज्यादातर मुरीद लिखते थे, क्योंकि मालफूजत में क्या था कि ज्यादातर बायोग्राफीज है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। बायोग्राफी है उस पीरियड की कंटेम्परेरी चीज। मकतूबत में सूफी संत के भी संवाद आते हैं, है ना, समझेंगे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मकतूबत आर अ टू वे काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, समझे? क्योंकि द सूफी पीर इज ट्रेनिंग हिज डिसाइपल समवेयर हु इज लिविंग फार अवे। तो उसमें टू वे डिस्कशन है, समझिए? ये होता है सर आज की तारीख में भी। मतलब अब तो क्या ईमेल का उसका जमाना आ गया है, बट एवरीवेयर इन एवरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके ना, पीपल गो टू देयर गुरु पीर जिसमें जो भी जिनकी श्रद्धा है, मानना है, फेथ है, बट पीपल डू आस्क, ओके, दे डू गो, सर। अभी भी चलता है। अभी अभी क्या है कि ऑनलाइन और ये हो गया तो थोड़ा इजी हो गया, बट जैसे एक स्वामीनाथन संप्रदाय आपको पता होगा, तो प्रमुख स्वामी महाराज तो गुजर गए, बीएपीएस के हेड थे। बीएपीएस इज सेकंड संप्रदाय। तो उनको उनकी लाइफ टाइम में 1 लाख से ज्यादा लेटर्स आए थे। कितने? 1 लाख। और ऑलमोस्ट हर एक लेटर का जवाब उन्होंने पर्सनली दिया। पर्सनली मतलब लिखने वाला कोई ऐसा पर ही टू डिक्टेट, ये लिखो। और सवाल कैसे होते हैं कि मेरे घर में ये है, मुझे बाइक लेना है और गुरु मेरा या स्वामी जी मेरे को फाइनेंशियली इतना ही है, तो व्हाट शुड आई टेक, ओके? इतने मतलब ऐसा स्वामी जी के पास कहाँ नॉलेज है बाइक का कौन सा लेना चाहिए, ओके? सो स्वामी यूज्ड टू कॉल वन ऑफ हिज डिसाइपल्स जिनकी कोई ऑटोमोबाइल में थोड़ा नॉलेज होगा। उसको पूछेंगे कि हमारा एक हरिभक्त है, हरिभक्त मतलब फॉलोअर है, और इनको बाइक लेना यूपी में करेक्ट। तो वो शोरूम में कोई पहचान वाला कोई ना कोई निकल जाता, वाया वाया, वो कहता है कि ये ठीक रहेगा। देन स्वामी जी यूज्ड टू राइट इट डाउन, सर। तो इस तरह की यू विल फाइंड कि गुरु शिष्य परंपरा है आपको मिलेगी, सर, है ना? और ऐसे हर एक संप्रदाय में हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिसमें तो यहाँ गुजरात में बताया मलफूजत में भी, मकतूबत में भी आपको इस प्रकार की डिस्कशन गेटिंग अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, ओके, कि हाउ मलफूजत एंड मकतूबत आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स। डिस्कशन इज क्वाइट इजी, समझे? बट द मोमेंट वी विल फाइंड कि इवैल्यूएट आएगा तो फिर आपको थोड़ा इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। किताबों के नाम रट्टा मारना है, और भी किताबें हैं सर, ठीक है? मतलब जवाहर फरीदी है, फिर नसरुद्दीन चिराग दहलवी, अगर आपको याद होगा, नसरुद्दीन चिराग दहलवी के ऊपर भी एक मकतूबत है, मलफूजत है। बंदा नवाज गेसुदरास के ऊपर भी एक क्या कह सकते हैं मलफूजत है, सर, ठीक है? और ऐसे सैकड़ों क्या कह सकते हैं कि किताबों के ऊपर आपको मलफूजत मिलेगी, सर। वेरी ओके। ये फवाद उल फवद जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, सर, ओके। इसमें 2 पॉइंट बता देता हूँ। इसमें निजामुद्दीन औलिया की कन्वर्सेशन चिश्तियों के साथ तो हुई है और नाथपंथियों के साथ भी वो तो हुई है, सर, ठीक है? फवाद उल फवद आल्सो टॉक्स अबाउट द ओवरथ्रोइंग ऑफ रज़िया, है ना? तो अगर आपको मेनली पता होगा कि रज़िया को टॉपल किया गया था, सर, ओके? और इसमें ये बुक में पॉलिटिकल हिस्ट्री भी लिखी गई है, सर, समझे? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी। इसमें नूर तुर्क करके एक खिलाड़ी हुआ करते थे। नूर तुर्क का क्या रोल है वो भी इन्होंने हाईलाइट किया, नवनीत में लिखा है, सर, ठीक है? ये फवाइद उल फद के अंदर ही मेंशन किया गया है। ऐसी बहुत सारी सैकड़ों बुक्स है, सर, ठीक है? समझे? और सबके सब तो याद नहीं आएगी, बट 1-2 किताबें आप लिख सकते हो कि इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ वी कैन से द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दैट टाइम। यहाँ लिखा हुआ है ना कहीं पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है, तो पॉलिटिकल में एक मेंशन लिख सकते हो, सर। नॉर्मली वी विल फाइंड कि मुरीद ही लिखते थे ना, सर, ओके? क्योंकि देखिए कॉमन मैन भी कौन होगा? हू विल बी द कॉमन मैन, सर, ओके? फॉलोअर ऑफ अ सूफी सिलसिला विल बी कॉल्ड एज़ मुरीद ओनली, समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो जिसको पता था वो लिखते थे, उसको राइट इट डाउन, ओके? In fact, this मकतूबत also shows a very elaborative communication system of that time, है ना? आप देखिए कि सूफी कहीं और बैठे हुए खानक में, अपने खानक मतलब खानक जहाँ उनका सिलसिला रहता था, फिर वहाँ दरगाह बन गई। तो सूफी कहीं और रह रहा है, he is living at some far place, okay? And the murid is staying hundreds kilometers away. So when a murid is writing a letter, okay, first it shows कि पेपर की होगी ठीक-ठाक है ना? पेपर मिल रहा है, पुड़िया-वुड़िया सब जगह मैंने आपको बताया। दूसरा there is a elaborate postal system, है ना? तो वो जो इब्न बतूता की जो कहानी है वो यहाँ कोरिलेट होती है कि भाई इन्फॉर्मेशन रिले करने के लिए दिक्कत नहीं होती थी, और ये जो व्यवस्था है पोस्टल व्यवस्था वो भी ठीक-ठाक चल रही थी। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से हम लोग हाइलाइट करेंगे, समझ गए? तो मिडिवल इंडियन के सोर्सेस होंगे, सोर्सेस में ज़्यादातर इतने सोर्सेस है और ये सोर्सेस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ से मिलेंगे, सर, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडो पर्शियन कल्चर का द लिटरेचर पोर्शन, सर, ओके? अब यही इंडो पर्शियन कल्चर का जो लिटरेरी ट्रेडिशंस अगर हम लोग खत्म करके आगे चले तो चले जाते हैं आर्किटेक्चर में, है ना? एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कहानी कैसे डेवलपमेंट हुई। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस नहीं आते, सर, ओके? नहीं आते तो करेंगे क्यों, सर? इसमें मिडिवल इंडिया में जो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस दैट बेसिकली इश्यूड बाय द स्टेट, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मध्यकालीन युग में देयर वर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर इश्यूड बाय द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, है ना? ठीक है? तो एक दो रेयर है, मतलब सबके सब तो थोड़ी याद रख पाएंगे हम लोग, बट देयर आर सर्टेन इंस्क्रिप्शंस दैट वर इश्यूड बाय द स्टेट, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने किए गए थे, या अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि कुछ-कुछ मॉस्क के ऊपर इनके द्वारा बनाए गए थे, सर, ठीक है? समझे? तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मिल रहे हैं, पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सर। क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो करने का मतलब क्या है? ऑलरेडी हमारे पास वो क्या कह सकते हैं कि हमारी, है ना, बैंडविड्थ हमारी बढ़ी हुई है।
कुतुब मीनार देख लो, कुतुब मीनार के ऊपर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो यू सी कुतुब मीनार ऑन द वॉल्स ऑफ द कुतुब मीनार, दैट इज द मेन मॉन्यूमेंट, ओके। आपको कैलीग्राफी के वर्सेस मिलेंगे सर, ओके, और कुरान के वर्सेस, ओके, कैलीग्राफी के फॉर्मेट में लिखे हुए, तो वो क्या है सर, ठीक है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इंस्क्रिप्शन सर, है ना। तो देयर आर एविडेंसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर मिडिवल इंडिया में कुछ टेंपल्स बनाए गए राजपूताना स्टेट्स के द्वारा, वहां पे भी हमारे पास संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं सर, ठीक है। सो देयर आर एविडेंसेस बट वेरी लिमिटेड गेटिंग, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से सवाल आपको आने की शक्यता है, आएगा तो किसी को नहीं आएगा कि मध्यकालीन युग के अंदर संस्कृत और फारसी इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता दीजिए, मतलब ये तो भारी हो जाएगा सर, अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, ओके। तो भारी है ना सर, तो इतना रखते हैं अपन इंडिया पर्शियन कल्चर में। और यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे और दो पार्ट्स देखेंगे। पहला देखना है वो है आर्किटेक्चर, और दूसरा देखना है द रीजनल कल्चर्स, ओके। रीजनल कल्चर्स में गुजरात, राजस्थान, मालवा, बंगाल, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ था, फिर बहमनी और विजयनगर भी जाएंगे सर। तो मेरा तो प्लान ये था कि ना इसको तो 5 तारीख तक मैं पूरा ये खत्म कर दूँ, बट प्लान तो अपना जो भी होता है, पर आप क्वेश्चन देख लोगे तो समझ में आएगा कि कितना प्लान अधूरा है और कितना कंप्लीट होता है सर, ठीक नहीं होता, ऑप्शनल है सर। अब देखिए जो भी टॉपिक मैं निकालूंगा ना उसमें से आपको मिनिमम 2-5 सवाल निकलेंगे। अब बहुत लोगों को सिचुएशन आ जाती है, बोले कब शुरू होगा, मिडिवल कब शुरू होगा, मुगल कब शुरू होगा सर, ठीक है। तो बट रियलिटी ये है कि है ना, अभी तो मुगल खत्म होते होते पकड़ के चलो दिसंबर फर्स्ट वीक आ जाएगा, है ना। दिसंबर के ट्रांजिशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद मुझे लग नहीं रहा है कि हम जा पाएंगे सर। रियलिटी है सर, लेट अस बी प्रैक्टिकल, शुड नॉट हैव अ नहीं करना। इस बार संडे को भी क्लास है क्योंकि दिवाली पे छुट्टी दे रहे हैं अपन 4-5 दिन, तो इसके लिए संडे को भी क्लास कर रहे हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं आर्किटेक्चर को लोड करता हूँ, ओके। 110 क्लास हो गए अपने, संडे को क्लास करेंगे अपन सर। चलिए अब देखिए सल्तनत के आर्किटेक्चर के ऊपर आपको सवाल आया है, और इंटरेस्टिंग सवाल आपको सल्तनत के अंदर आए थे सर, ठीक है ना। कम आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, पर पूछे गए हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दी सोसाइटी एंड कल्चर विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत, देयर वाज दिस क्वेश्चन जहां ये पूछा गया कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर टिप्पणी कीजिए, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर टिप्पणी कीजिए। एक सवाल आ सकता है कि द आर्किटेक्चर वाज पर्शियन आर्किटेक्चर विद इंडियन सेटिंग, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए कि द मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर वाज पर्शियन आर्किटेक्चर इज राइटली कॉल्ड एज पर्शियन आर्किटेक्चर इन इंडियन सेटिंग, है ना। कि मध्यकालीन युग का स्थापत्य को फारसी स्थापत्य और भारतीय सेटिंग में क्या कहेंगे, सेटिंग को क्या कहेंगे, भारतीय स्थापत्य या फारसी स्थापत्य, भारतीय इंडियन सेटिंग का क्या कहेंगे हम लोग। हिंदी करने का बहुत टफ हो जाता है लाइव क्लास के अंदर, और अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, है ना। फिर नीचे आएगा इलैबोरेट, ना उसका विस्तरण कीजिए। अरे अंग्रेजी में बोल रहा था, और बेसिकली आस्किंग हिंदी। भक्ति मूवमेंट फूड कल्चर, क्या है कल्चर आर्किटेक्चर, हाँ, इंडो पर्शियन कल्चर 13th सेंचुरी, खुसरो आ गया, एजुकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी, ये आया सर 2014 के अंदर आया था। सो इन 2014 यूपीएससी हैड आस्क्ड यू क्वेश्चन, ये वाला पूछा गया था, ट्रेस द टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिक डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, फिर तबकत नसीरी, 2-3 बार ही सवाल आया है सर, ठीक है। सो दे हैड ओनली आस्क्ड यू विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके, दिल्ली सल्तनत के अंदर। और एक सवाल आपको ये आया है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर। सो दे हैव नॉट आस्क्ड यू मच ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। रत्नगिरी मीराना कुंभा ट्रैवल्स के ऊपर से आए हैं, नहीं इसमें डाला नहीं है शायद तक मैंने, इसमें डाला हुआ है नहीं डाला, बट वो एक आया था सर, ओके। सो 2014 में आया था, और एक फोम आर्किटेक्चर के ऊपर आया था। देखिए इसको पर्शियन आर्किटेक्चर इन इंडियन सेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर इज अ चेंजेस, ओके। सो चेंजेस आर विद रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट चेंज दैट वी हैड सीन इन द प्रीवियस एरा, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने एंशिएंट आर्किटेक्चर जो देखा, एंशिएंट से जिस तरह से मिडिवल में हम लोग चलते हैं तो नए प्रकार का स्थापत्य मिलता है। अब एंशिएंट में वी विल सी दैट एक थर्ड देखने को मिलती थी जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइबिएट मेथड ऑफ आर्किटेक्चर सर। ट्राइबिएट मेथड का मतलब ये था कि कोई भी बिल्डिंग बनता था या उसमें वी विल सी कि दरवाजे तो इस शेप में होते थे, नॉर्मली लेंटल यूज करते थे, कुछ जगह के ऊपर बीम यूज करना भी शुरुआत हुई थी सर। इन द मिडिवल आर्किटेक्चर विल फाइंड आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर सर, तो हमें जो भी चीजें आर्क्यूट शेप में देखने को मिलती है, डोम के शेप में मिलती है सर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज द आर्क्यूट मेथड ऑफ स्टाइलिंग ऑफ आर्किटेक्चर। सो वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड द डिजाइन चेंजेस विल बी सीन सर। सेकंडली द डोम विल बी यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ओके। कोई मॉन्यूमेंट होगा उसके जैसे यहाँ पे आप दरवाजा भी देखोगे तो आर्क शेप में है, ऊपर आप डोम देखने को मिलेगा, वो भी आर्क शेप के अंदर मिलता है। हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मॉन्यूमेंट्स बने थे कैसे थे, शिखर स्टाइल थे सर, ठीक है ना, समझे। तो बिल्डिंग के ऊपर, दरवाजे के ऊपर अगर आप देखोगे या जो भी टेंपल्स थे उसके ऊपर आपको ट्रायंगुलर या पिरामिडल शेप की कहानी आपको मिलती है, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला है कि ट्राइब्यूट की स्टाइल बदली और आर्क्यूट आई। शिखर की जगह वी विल सी कि डोम का यूज होने की ज़्यादा यूज होने की शुरुआत हुई। तीसरी कहानी एंशिएंट इंडिया में स्टोन का यूज होता था, स्टोन की जगह ब्रिक्स की तरफ चला गया सर, ठीक है। ब्रिक्स हो रही थी या स्टोन भी यूज हो रहा था, पर एंशिएंट इंडिया में स्टोन कैसा था, रॉक का, रॉक कट समझ में आता है कि नहीं आता सर। पत्थर को पूरा का पूरा काट के एक शेप दिया जाता था सर, है ना। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल द बृहदेश्वर टेंपल सर, ठीक है। अब बृहदेश्वर का मंदिर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कैसा ये पूरा का पूरा उसका जो मोनोलिथिक पिलर से या मोनोलिथिक स्टोन से बेसिकली बनाया गया था सर, ठीक है। दिस इज द बृहदेश्वर टेंपल, ओके। सो वी विल कम टू नो कि ब्रॉन्ज कास्टिंग है ये पूरा। सो वी विल फाइंड कि उसको क्या कह सकते हैं कि उसकी जो विमान था वो विमान को बेसिकली बढ़िया है सर, ठीक है। कभी इस पर डिस्कस करेंगे सर, ओके। बट ये कैलाश टेंपल हो गया है या बाकी सारा वी विल कम टू नो कि प्लेसेस हमको मिलती है। सो देयर इज अ आई गेस तमिलनाडु में एक स्कल्पटर है सर, ओके, वो बनाते हैं। तो मैंने उनसे ऑर्डर किया, मैंने कहा कि नहीं आई गेट वन सर, ओके। फिर एक दूसरा भी है वो शो टेंपल है ना, क्या कहते हैं अपना शो टेंपल इन महाबलीपुरम, नरसिंहवर्मन ने बनाया था, उसका भी रेप्लिका है सर, ठीक है। तो ये दो का बनाया था, तो आई गॉट दिस वन सर, ओके। तो ना बट इट्स वेरी मतलब ना ठीक लगता है सर, बाजू में रहता है और फिर क्या कैसा की चलिए। तो यहाँ है, यहाँ एफिल टावर भी है छोटा वाला सर, ओके। मैं इकट्ठा करता रहता हूँ सर, ओके। एक छोटा वाला भी बड़ा वाला एफिल टावर भी है सर, ओके। तो वो तो पेरिस के नीचे वो 1 यूरो में बेच रहे थे, 2 साल लेके आ गया था मैं। चलो तो कहानी ये है कि वी विल सी दैट हम लोग जब देखते हैं अंडरस्टैंड ऑल्स टेंपल्स हो गए ना, समझे तो चीजें बदल रही है सर, ठीक है ना। तो इंडो पर्शियन कल्चर की शुरुआत यहाँ से आई सर। सो देयर इज टू थिंग्स, वन इज द चेंज, है ना। सेकंड इज एक्चुअली द अमालगमेशन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अमालगमेशन का मतलब समझ में आया सर। तो तुर्किश ये जितने भी क्या कह सकते हैं राजा थे, ये जितने भी तुर्किश किंग्स थे, दे हैड टू एम्प्लॉय इंडियन स्कल्पचर्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि ये अमालगमेशन क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण ये है, और इसको इंडो पर्शियन क्यों कहते हैं उसके पीछे का कारण ये है सर, ठीक है।
क्योंकि डिजाइन में तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तुर्किश या पर्शियन स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की गई सर, ओके, बट देन द इशू हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू द स्कल्पचर्स एंड द आर्टिजन्स, नॉट ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इनफैक्ट इट वाज द अदर वे अराउंड। हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर कि गजनी का इन्वेजन हुआ, तैमूर का इन्वेजन हुआ, घुरी का इन्वेजन हुआ, इन सब जगह के ऊपर जितने भी इन्वेजन हो रहे थे उसका परिणाम हमें ये मिला कि ऑल दिस थिंग्स यू एम्प्लॉय इंडियन स्कल्पचर्स इन देयर आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इसको इंडो पर्शियन क्यों कहते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो डिजाइन में थोड़ी बहुत तुर्को सेटिंग थी पर स्कल्पचर्स इंडियन थे। सेकंडली वी विल सी कि मटेरियल्स भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मटेरियल भी लोकल थे क्योंकि मटेरियल भी बाहर से आया नहीं सर, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि द बिल्डिंग्स एंड द मॉन्यूमेंट्स दैट वर built by the Turkish rulers, okay, be it the mosque, be it the palaces, be it the forts, and they will be having resemblance with the local architecture countries, okay. Why? Because we will come to know कि the material will be very common. In fact, you see कि there is a design element which is common. जैसे हर एक मॉन्यूमेंट के अंदर आपको कोर्टयार्ड मिलता है, मॉस्क हो गई हो, टेंपल हो गई हो, पैलेस हो गया हो, कोर्टयार्ड वाज वेरी कॉमन है ना, समझे। अब ये कोर्टयार्ड कॉमन क्यों था सर, उसके पीछे का कारण ये है कि इट वाज अ प्लेस ऑफ कांग्रीगेशन। टेंपल्स में भी कांग्रीगेशन लोग इकट्ठे होते हैं ना, मंडप और उसके आजू-बाजू वाले रीजन्स के अंदर। मॉस्क में भी हमें कांग्रीगेशन मिलेगा है ना, पीपल गो देयर फॉर फ्राइडे, नॉर्मली फ्राइडे का जुमा जो होता है वो तो वहां पे होगा सर, ओके। तो इस तरह से हमें ये भी देखने को मिला कि इट गिव द डेवलपमेंट कोर्टयार्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब कोर्टयार्ड वाज वेरी कॉमन, इसके लिए भी इसको इंडो पर्शियन कहा गया सर, ओके। तो वी विल सी कि ऑर्गेनाइजेशन भी हमें मिला, हमें कोर्टयार्ड भी मिला, हमें मटेरियलिस्टिक चीजें भी मिल रही है, मटेरियलिस्टिक वस्तुएं जो लोकली थी, तो कुछ बाहर की थी, कुछ अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इंडिजिनस थी सर, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स where the Karigars were Indian, but the design had some kind of foreign influence. Even within the designs, the material was local, but it was crafted in a such a way जहां उसको बेसिकली इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप में लाने की कोशिश करें। इसमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी मिलती है और बहुत सारे आर्किटेक्चर के अंदर आपको हिंदू मोटिव का उपयोग देखने को मिलेगा क्योंकि मटेरियल लोकल था। सो हिंदू मोटिव्स आर आल्सो यूज्ड। फॉर एग्जांपल यू फाइंड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के अंदर हमें बहुत प्रोमिनेंटली चीजें देखने को मिली कि बिकॉज़ इट वाज यूज्ड आउट ऑफ अ लोकल जैन टेंपल एंड लेटर वैष्णव बना, तो फिर वहां से ही मटेरियल को यूज किया गया। तो यूज किया गया तो मोटिव जो थे वो वही के वही रहे सर, ठीक है ना। उसके ऊपर जो सिंबल्स थे वो सब, तो कलश हो गया हो, फूल हो गया हो, स्पेसिफिकली स्वस्तिका की इमेजेस आप देख सकते हो सर, है ना, समझे। वो बहुत प्रोमिनेंटली यहां से मिलेगी सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसमें भी आपको इंडो पर्शियन सेटिंग आपको मिलता है सर, समझे। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स थ्रू व्हिच वी विल कम टू नो कि जो इनिशियली सेटिंग ऑफ आर्किटेक्चर बन के आया उसको इंडो पर्शियन कहते हैं, इंडो इरानियन कहते हैं। इंडो इरानियन इंडो पर्शियन कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स और ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग के अंतर्गत बहुत सारी वैरायटी के अंदर चेंज होगी सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके। तो पहले तो इसको इंडो पर्शियन स्टाइल के रूप में कहा गया। इंडो पर्शियन स्टाइल का मतलब ये था कि भाई देखिए यहाँ पर्शियन इन्फ्लुएंस है, इसको इंडो इस्लामिक भी बहुत बार कहा गया है। इंडो इस्लामिक क्यों? क्योंकि बेसिकली इसको इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एक्चुअली आप देखिए इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस्लाम का खुद का स्थापत्य था, मतलब राइट प्रॉफिट्स पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी नहीं। इस्लाम को कल्चरल आइडेंटिटी दी है सबसे ज्यादा आर्ट के रूप में वो पर्सिया ने दिया और वेस्ट एशियन मतलब बेसिकली सेंट्रल एशिया ने दिया। Iraq, Iran are the two cradles, the two eyes of the Islamic civilization. क्योंकि they are the places, or these two are the places that gave Islam the cultural upbringing, and then over a period of time, the Islamic ideals were transformed in the form of art forms. Art forms के अंदर basically इसके लिए इंडो इस्लामिक स्टाइल को हम लोग इंडो पर्शियन स्टाइल भी कहते हैं सर, getting okay. तो it is called as the Persian style because there is a mixture of Persian with Indian style. समझ गए? तो हमें ये पता चलना चाहिए कि पैलेसेस बनते हैं, फोर्ट्स बनती है, मॉस्क बनती है, लेटर और सूफियों के लिए दरगाह बनेगी या खानक बनेंगे सर, ओके। ये जो नए शासक निकल के आए थे इनको अपने लिए मॉन्यूमेंट्स बनाने थे, इनको अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करनी थी, इसके लिए अपनी स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे सर। अब होता क्या है कि सऊदी के पास तो था नहीं सर, लेकिन यहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ तो वहाँ खाली और खाली सराइज बनती थी। ओरिजिनली प्रॉफिट साहब की जो मॉस्क थी वो तो बहुत ही थी सर, ओके। बट देन ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एशिया में जैसे इस्लाम पहुंचा, वहाँ की कल्चरल ट्रेडिशंस को इम्बाइब करते हुए फिर सेंट्रल एशिया से पर्शिया और भारत की तरफ आया, तो ग्रेजुअल सेंस में हमें पता चलता है कि एडॉप्शन हुआ। ये एडॉप्शन बेसिकली एक तरह से अलग स्टाइल्स का है सर, ओके। तो इससे कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप हुई इस्लाम की और ग्रेजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि जहाँ-जहाँ वी विल सी ये इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ वहाँ आर्ट फॉर्म्स का भी डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया में आए तो देयर इज कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ओके। तो तुर्को अफगान रूलर्स बेसिकली had a particular kind of domination in India, and we will come to know कि they wanted to prove that they are more superior, okay. But then issue was that कि their superiority was seen in political and military space, but it was not seen with respect to art space, है ना। कि तुर्को अफगान रूलर्स आए तो सही था, जैसे बलबन था वो बड़ा रेसिस्ट था, प्रेजुडाइज था, उसको भी देखो मैं राजा हूँ, ये नहीं काली भैया की तरह यूं कर रहा था सर, ठीक है। पर रियलिटी ये थी कि इसके पास एक्सपर्ट्स थे नहीं। एक्सपर्ट्स थे नहीं तो अल्टीमेटली इनको भारतीय कारीगरों को हायर करना पड़ा सर, है ना, समझिए। भारतीय मटेरियल को यूज करना पड़ा, मटेरियल कोई मार्केट में अवेलेबल था नहीं तो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को तोड़ के किया सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसमें तुम ये जो भी शासक निकल के आए इन्होंने जिस प्रकार की स्टाइल डेवलप करने का सोचा था वो तो कर ही नहीं पाए सर, क्योंकि दे वांटेड टू हैव द पर्शियन स्टाइल ऑफ डोमिनेशन ओवर इंडियन आर्किटेक्चर। बट देन होता ये है कि भाई तुम एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को तोड़ ताड़ के ट्रांसफर कर रहे थे या कारीगरों को तुम हायर कर रहे थे, उनकी जो कला जो थी वो तो ट्रेडिशनल थी। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि बिकॉज़ दे केम फ्रॉम मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट, दे कुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स विद देम, बहुत लिमिटेड लोग थे। तो व्हेन द नीड अराइज फॉर द कंस्ट्रक्शन दे हैड टू हायर इंडियन आर्किटेक्ट्स, मैसन, स्टोन कटर्स एंड एवरीथिंग। द वर्कर्स वर ऑलरेडी इंडिजिनस इन नेचर, तो उनको तो अपना तो स्थापत्य पता ही था सर, ठीक है। सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, है ना, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गेटिंग अपॉइंट, ओके। बिकॉज़ द बिल्डर्स वर इंडियंस, है ना, तो दे विल बी ब्रिंगिंग अलोंग इंडियन स्टाइल। दूसरी मटेरियल जो थी वो लोकली प्रोक्योर कर रहे थे और लोकल मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो युद्ध में मंदिर टूट गए, खंडर गए, पैलेसेस टूट जाते हैं, फोर्ट्स टूट जाते हैं, तो वो सब भी बेसिकली आप यूज करोगे सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में आप बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे उसमें छाप जो थी उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस हमेशा रहा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस इट इज कॉल्ड एज द पर्शियन आर्ट इन इंडियन सेटिंग, बिकॉज़ द फाउंडेशन रिमेन इंडियन, द लेबर रिमेन इंडियन, द स्टाइल्स रिमेन इंडियन, नो डाउट इट हैड द पर्शियन इन्फ्लुएंस एज़ वेल सर, समझे। इसमें फिर कुछ-कुछ वेरिएशंस निकल के आए, जैसे आर्क एंड डोम मेथड लेके आए, है ना, आर्क बनाने की शुरुआत की, डोम बनाने की शुरुआत की सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। आर्क में पॉइंटेड आर्क इनिशियली करने की कोशिश कर रहे थे सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि ये चीज करेंगे। वी विल फाइंड कि मोटार सिस्टम का यूज करेंगे। मोटार सिस्टम में वी विल फाइंड कि पहले क्या था, बड़े रॉकेट मॉन्यूमेंट्स बनते थे। अब क्या हुआ कि ब्रिक्स और स्टोन के छोटे टुकड़ों को जॉइन किया गया, राइट, है ना, एक-एक करके, तो उनके बीच में मोटार यूज किया जाता था, सो दैट उससे स्ट्रेंथ मिलती है सर, ठीक है। डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्चुअल सेंस में अगर आप डेकोरेशन देखोगे तो उसमें भी आपको इंडियन इन्फ्लुएंस था। तो एक वेस्टर्न ऑथर है वो लिखते हैं कि इस्लाम वाज मोनोथेइस्टिक इन नेचर, वो एक ईश्वर में, और उनका बेसिकली जो इस्लामिक थॉट का जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें ईश्वर यानी कि अल्लाह द सुप्रीम बीइंग, ओके, उनकी कोई इमेज नहीं है सर, ठीक है। बट बिकॉज़ हियर इंडिया वाज वेरी मच पॉलीथेइस्टिक, क्योंकि एक से ज्यादा बहुईश्वरवादी है, समाज अलग-अलग है सबके, तो उनकी वर्शिपिंग सिस्टम को कहीं न कहीं एस्च्यू किया गया है। कैसे एस्च्यू किया गया है कि आप समझने की कोशिश करिए कि जो फ्लोरल डिजाइन्स आपको मिलती है
आपको जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन मिलती है, जो आपको एक एक तरह से फ्लोरा फौना को दर्शाने की कोशिश की गई है, वो कहीं न कहीं वी विल सी कि इस्लामिक आर्ट के अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस का ही प्रभाव था। कैरी ऑन, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मेनी टाइम्स वी फाइंड लोटसेस, वी फाइंड कलश, कलश समझ में आता है, वो घड़ा होता है माटी को पानी उसमें अमृत और वो भरते थे पहले के टाइम, ये मंदिरों के ऊपर रखा जाता था, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस कार्विंग्स व्हिच इज़ फाउंड ओवर हियर, दिस एक्चुअली शोज़ द इंडियननेस, ओके? तो बेल मोटिफ हो गया है, लोटस हो गया है, ये सब चीज़ें आ गई और फिर उसमें से फिर और छोटी-मोटी चीज़ें बनाने की कोशिश की। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेकोरेशन में फिर कूफी आया, कूफी इज़ द कुरानिक इंस्क्रिप्शंस दैट वर डन ऑन द मॉन्यूमेंट्स, ओके? सो दे विल ट्राई टू यूज़ इंडिक ओरिजिन थॉट्स एंड एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुल्तान। सुल्तान जो कह रहे हैं उस हिसाब से हमें ये भी पता चला कि कुरान के वर्सेस को भी लिखा गया है। करीब तो इट इज़ कॉल्ड सूफी, इट्स अ कैलीग्राफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग जो पैनल्स के ऊपर लिखे जाते थे क्योंकि इससे ही वो डेकोरेट हुआ। पर डेकोरेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी विल सी दैट इंडियन इन्फ्लुएंस तो चलता ही है ना। इसमें ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अरबेस्क्यू किया गया। अरबेस्क्यू अगर आप देखिए तो क्या कहते हैं कि जस्ट अ सेकंड यहाँ कहीं पे होगा, शायद तक नहीं है बट ये वाला ठीक है, दिस इज अरबेस्क्यू सर। सो इन द अरबेस्क्यू दे विल ट्राई टू क्रिएट दिस फ्लोरल इमेजेस, है ना? इन दिस फ्लोरल इमेजेस वी विल कम टू नो कि अलग-अलग प्रकार की फ्लावर पैटर्न बनाने की कोशिश की गई और इसके थ्रू डेवलपमेंट करते थे सर। ओके, तो फर्क क्या आया? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके ना समझे। द डिफरेंस वाज इन विद रिस्पेक्ट टू डेकोरेशन। द सेकंड डिफरेंस वाज सीन दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द डोम टेक्निक, ओके? देखिए डोम एंड आर्क बेसिकली बहुत ही प्लीजिंग स्काईलाइन बनाता है और एक नए प्रकार की और बहुत ही ग्रैंड स्केल इमेजेस को बनाने के लिए पुश करेगा। आप देखिए कि कैलाश मंदिर पहाड़ से बना है रॉक कट। प्रॉब्लम ये आता है कि जितनी साइज की पहाड़ होगी उतना ही मंदिर बनेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। बट वंस यू यूज डोम मेथड और वंस यू यूज मोर्टार मेथड, so you can join two pieces of stone or brick together to create the size of the monument as much as is required. So it will require some kind of engineering skills behind that, no doubt. But this will also help in increasing the size and the shape of the monument. समझ में आ रहा है? आप देखिए कि ऊंचाई आपको जितनी करनी है, दो पत्थर को जोड़ के आप कर सकते हो, 100 माले तक जाएगा। याद रखिए बुर्ज खलीफा बना दिया हमने, ठीक है? ये पहले रॉकेट में पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक ही पत्थर है, उसका जितना शेप है, उसकी साइज है, उसमें उसको काटना पड़ेगा ना, उससे आप कर नहीं पाओगे सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द न्यू थिंग्स वर इन्वेंटेड सर, ठीक है? तो ये चीज हमें टेक्नोलॉजिकली थोड़ी अलग बनाती है फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। सेकंडली मीनार्स का बहुत यूज हुआ सर, ठीक है? मीनार्स वर यूज्ड फॉर द सिमेट्रिकल फॉर्मेट। एक्चुअली इनिशियली मीनार नहीं बन रही थी, बट ग्रेजुअल सेंस में सिमेट्री के पॉइंट ऑफ से मीनार का यूज होने की शुरुआत हुई। मीनार वाज यूज्ड फॉर डेकोरेशन पोर्शन एंड आल्सो फॉर द रिलीजियस पर्पसेस सर। मॉस्क के बाजू में मीनार में वो जो आलिम जो होते थे, वो अजान देने के लिए या बाकी सारे को डिक्लेरेशन के लिए भी मीनार का यूज करते थे। मीनार से सिमेट्री भी आई सर ओवर पीरियड में। जैसे ताजमहल देखोगे तो ताजमहल के यहाँ नहीं पड़ा, नीचे पड़ा, और ताजमहल के चारों साइड पर यू फाइंड मीनार सर, ठीक है? समझे? तो सिमेट्री में भी अच्छा दिखता है। तो कोई भी एंगल से अगर आप समझने की कोशिश करोगे या देखोगे तो यू फाइंड इन अ ब्यूटीफाइड वे एज़ वेल सर। गेटिंग ओके? तो वी विल फाइंड कि ये अलग है। अब देखो मीनार में भी अलग-अलग वेरिएशन होगा सर, ओके? वी विल सी कि ताजमहल में बहुत ही ग्रेसफुल आपको चीजें मिलती है सर, समझे? ग्रेसफुल का मतलब है कि उसका मीनार्स का जो प्रोमिनेंस है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीनार्स दैट वी फाइंड इन द दिल्ली सल्तनत। Getting my point, okay? So we will find कि there are similarities, there are differences, okay? Over a period of time, we will also find water bodies were used in the medieval Indian monuments, okay? Water bodies precisely were used in the form of specific creation. जैसे राजा हौज खास का निर्माण कराता है, क्यों करवाता है? क्योंकि राजा कहता है कि देखो अब्दुल सुल्तान और बेस्ट सुल्तान और सुल्तान रूल इज टू बी रिमेंबर्ड विद रिस्पेक्ट टू एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। सो अगर मैं पानी का निर्माण कराता हूँ, है ना, एक सुल्तान के रूप में, या पानी की कोई जलाशय का निर्माण कराता हूँ, तो पब्लिक मेरे को याद रखेगी, मतलब एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके लिए वाटर बॉडीज का निर्माण करेगा पर सुल्तान के रूप में सर, ठीक है ना? जो गॉड की इमेजेस के रूप में अपने आपको बताएगा। तो इस तरह से वाटर बॉडीज का निर्माण किया गया बड़ी मात्रा के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर और प्रीमाइसेस के बाहर भी। जैसे हौज खास है, हौज सुल्तानी है, फिर और भी जगह के ऊपर रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, फिर तुगलक भी बनाता है सर, ठीक है? तो दैट इज आल्सो वी विल फाइंड कि फीचर स्पेसिफिकली डन। इनफैक्ट दिस आल्सो हैड सम काइंड ऑफ वेलफेयर पॉइंट एंड आल्सो कोरिलेट्स विद द फैक्ट कि इवन इन एंशिएंट इंडिया वाटर बॉडीज वर मेड, ओके? बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ किंग वाटर बॉडी वाज डिफरेंट। यहाँ आपको हौज सुल्तान या हौज खास देखोगे, नाम ही हौज खास, खास लोगों के लिए हौज था, हौज समझ में आता है, हौज वाटर बॉडी। गुजराती माजी में हौज कही है। पानी की टंकी को घर के अंदर होती है या खेत में होती है, अभी भी हम लोग हौज कहते हैं सर। एक बार हम किसी दूसरे हौज में पड़े थे भैंसे की तरह नहाने के लिए, जब छोटे लड़के, तो फिर वो आया चाचा और सबकी कुटाई करके ना नीम की सोटी से मारा था सबको, ताकि हमारा हौज में पड़ा तो मर गया, तो मतलब मेरे हौज में क्यों पड़े हो सर? तो मर जाओगे तो उसके ऊपर ब्लेम लगेगा ना। हम तो वी विल फाइंड इस तरह के हौज आपको बहुत मिलता है सर, ठीक है? ये भी दिल्ली की सल्तनत की खासियत आपको मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो जैसे मैंने बताया ना कि ये हौज खास है सर, ये सुल्तान है सर, ठीक है? तो दिस आर ऑल द डिफरेंट हौज दैट वर मेड बाय द किंग्स, ओके? तो इससे भी वी विल कम टू नो कि राजा अपनी सिटी में सिटी इंप्रूव करवा रहा है सर, ओके? तो देयर आर मेनी चेंजेस इन द दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर। इसमें फिर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, पैलेसेस बनेंगी, फोर्ट्स बनेगी, टोम्ब्स बनेगी। टोम्ब्स का मतलब है मकबरे बनेंगे सर, ओके? इसमें वी विल सी कि अलग-अलग डायनेस्टी के द्वारा सिटीज़ का निर्माण होगा। ये सिटीज़ में मैंने बताया कि सीरी नाम पे एक बनाया जाता है, जहाँपनाह बनाया जाता है, तुगलकाबाद बनाया जाता है सर, ठीक है? तो इस तरह के सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स हमको यहाँ से मिलते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के साथ खासियत है। इसको कल क्रोनोलॉजिकली मैं लिखवा दूँगा आपको। इंडो पर्शियन पॉइंट ऑफ व्यू से होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई। इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मुगल साइड करेंगे। मुगल्स का मतलब ये है कि जैसे मुगल सत्ता के ऊपर आएँगे, दे विल बी एडिंग न्यू टेक्निक्स टू, जैसे चारबाग आर्किटेक्चर आपको मिलता है, ठीक है? चारबाग विल बी स्टार्टेड बाय द मुगल्स, समझे? तो आज इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करता हूँ, टुमारो आई विल कंटिन्यू सर, ठीक है? एंड विल कंटिन्यू द सेशन tomorrow only, sir. ठीक है? Watching your recording, why do Satavahana use their mother's name? Okay. Mother's name is for the maternal influence. Okay. They did not out of respect, and mother had some kind of important role in it as well, sir. Okay. ऐसा नहीं था कि completely, but then we'll come to know कि mothers की role थी important, sir. Okay. Oh, why did the Europeans wipe out the native American? मार्तंड वर्मा का नाम सुना कि नहीं सुना सर? डच लोगों को पूछना, नीदरलैंड की टीम आई है ना अभी सर, बोले तुम्हारे फोर फादर्स को जाके बताओ कि मार्तंड वर्मा कौन थे? देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका हैड अ वेरी ट्राइबल एंड वेरी आई वुड से एबोरिजिन पॉपुलेशन व्हिच डिड नॉट possess the culture, weapons, political and military system of that time, 15th and 16th centuries. When these guys came India, India had already we will see कि developed by that time, सर, है ना? समझे? तो इंडिया में इतनी इजीली नहीं थी कॉन्क्वेस्ट करना। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये गोवा में खाली एक बार पोर्चुगीज ने करने की कोशिश की थी, इनकी पूरी बच जाती है सर, समझे? चलिए सर, ठीक है? तो कल खत्म करते हैं, कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। वुमेन डिडंट हैव पॉलिटिकल नहीं, इंस्क्रिप्शन देखिए, आप नासिक इंस्क्रिप्शन देखिए, गौतमबुद्ध सत्कर्णी का, आप नानीघाट इंस्क्रिप्शन देख लीजिए, अंकिता नागनी का काटता, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप सातवाहना के बाद तुरंत ही आप बाखड़काश में जाओगे, मतलब गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशन में, तो वी डू कम टू नो अबाउट प्रभावती गुप्ता सर, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि पूरे अधिकार खत्म हो गए, है ना? अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, एंशिएंट की बात कर रहा हूँ सर। तो कल आर्किटेक्चर को खत्म करेंगे और फिर मोस्ट प्रोबेबली विल बी जंपिंग टू द प्रोविंशियल किंगडम्स, समझे? तो कल थोड़ा पढ़ना आर्किटेक्चर में, खाली फिर क्रोनोलॉजिकली लिखवा दूंगा कौन से मॉन्यूमेंट किसने बनाए, स्टाइल से हमने एक फीचर देख लिया सर। चलो बाय बाय।